हाँ जी, सभी को नमस्कार। अनिल जी को नमस्कार। और कमल जी नमस्कार। नमस्कार। कमल जी अहमदाबाद से हैं। कितने लोग परिचित हैं? काफ़ी लोग परिचित। થઈ ગયું પતી ગયું। तो कमल मंगल जी एजुकेशन में काम कर रहे हैं और लगभग 10,000 प्लस माइनस बच्चे आपके साथ भी चलते हैं और काफ़ी रुचि लिया है और काफ़ी कुछ सोच रहे हैं। पीछे अनिल जी हैं, दिल्ली से हैं और योगा और बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ में भारत और भारत के बाहर बहुत कुछ सोचते हैं। तो इनके साथ मिलके भी कुछ सोच रहे हैं, वक्त आने पे सामने आएगा। खूब धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया ग्रुप है, बहुत एम्पावर्ड ग्रुप है। चलिए कहाँ पहुँच गए? देखिए, कुछ मौलिक प्रश्न हैं जो हमारे भीतर उठते हैं कि आखिर सभी मानव में ये सुख की चाहना किसने डाल दी, कहाँ से आ गई? ऐसा ख्याल कभी आता है? सभी मानव में, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, अमीर हो, गरीब हो, शिक्षित हो, कोई भी धर्म हो, जाति हो, सभी मानव समस्याओं से मुक्त होना चाहते हैं, भय से मुक्त होना चाहते हैं, है ना, सुख शांति संतोष की निरंतरता चाहते हैं, परिवार को ठीक से देखना चाहते हैं। ये सभी मानव में एक समान है, इसमें धर्म और जाति का कोई भेदभाव नहीं। और बहुत अच्छी बात मेरे को लगता है खुलती है जब हम परिचय शिविर में बात करते हैं। यदि अस्तित्व नियम पूर्ण है तो ये तमाम धर्म, अध्यात्म और फिलॉसफीज़ को कैसे प्लेस करेंगे? अभी धर्म, अध्यात्म, फिलॉसफीज़ को लेके अपना पराया की दीवारें हैं। बहुत सारे लोग तो किसी नई चीज़ों को इसलिए नहीं देखते हैं कि उनको लगता है कि उनके गुरुजी बदल जाएंगे। बहुत बड़ा खतरा ये लोगों को होता है। किसी दूसरी चीज़ को सुनने से काफ़ी डरते हैं कि उसकी मान्यता मत बदल जाए। और हमने बहुत, यदि मानव मानव के बीच में देखेंगे तो धर्म की दूरियां सबसे बड़ी दूरियां हैं। धर्म वो शब्द है जिससे हमने शांति का पैगाम देने की कोशिश की है और धर्म के नाम पे सबसे अधिक युद्ध हुए हैं, आज हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे यदि हमने धर्म को नहीं समझा तो। यदि मैं आपसे पूछूं कि धर्म और अध्यात्म में क्या अंतर है, ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट किस में है, धर्म में है कि अध्यात्म में? क्यों? धर्म और अध्यात्म को एक एक लाइन में बोलेंगे, बहुत सामान्य शब्दों में कहें तो क्या बोल सकते हैं? तो बेसिकली अध्यात्म जब हम कह रहे हैं तो वो नेचर में जो रियलिटी है, वास्तविकता है, उसको समझने की कोशिश। और धर्म एक वे ऑफ लाइफ है। वे ऑफ लाइफ में वेशभूषा भी आएगी, कर्मकांड भी आएगा, है ना, जीवन शैली भी आएगी। जब ये सारी बातों को हम पैक जी धर्म की परिभाषा समझाएं। वो थोड़ा सा आगे करेंगे? ठीक है, सब करेंगे। मैं कुछ संदर्भ इसलिए छेड़ते रहता हूँ कि हम रिलेट कर पाएँ कि हम शिविर क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो कंटेंट आने वाला है, यदि आप रिलेट नहीं करोगे तो आपसे कनेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी आवश्यकता थी नहीं। शायद किसी कारणवश आप किसी के साथ शिविर में आ गए, है ना। अधिकांश हम लोग किसी अपने रिपेयर मेंटेनेंस में शिविर में आते हैं, पति पत्नी रिपेयर मेंटेनेंस वर्कशॉप। तो बहुत कम लोग होता है समाज में, तो उसका रेशो ही कम है जो शुद्ध रूप से किसी सत्य की तलाश में कोई चीज़ को खोजता है। ये रेशो ही बहुत कम है। धीरे धीरे ये रेशो बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आदमी को ध्यान में आ जाएगा कि सच्चाई को समझना, जीना ही सुखदायी काम है, सुख की परिभाषा ही शिफ्ट हो जाएगी, तो फिर वो आदमी की दृष्टि शिफ्ट हो जाएगी। खैर, तो अभी मैं कह रहा था कि कभी कभी ये ख्याल में आता है कि सभी धरती के सभी मानव, इस सब में सुख किसने फिट कर दिया?
कैसे फिट हो गया? सभी मानव ट्रांसपेरेंसी, दूसरे से ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। जब भी कोई अपने दिल की बात आपको बता दे, अपने मन की बात आपको बता दे, तो आपको लगता है इसने मेरे को अपना समझा। इसलिए चुगली चुगली करने से काफ़ी अपनापन महसूस होता है। पुरुष लोग मिलके शराब पी लेते हैं, उसमें भी काफ़ी अपनापन महसूस होता है। तो ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो हमने कल भी चर्चा किया कि बेसिकली अपूर्णता हमको स्वीकार नहीं है, पूर्णता ही हमको स्वीकार है। और अपूर्णता के कुछ हल्के, अभी हमको सुख समझ में नहीं आया है, न्याय समझ में नहीं आया है, लेकिन जब भी हम दुखी हुए हैं तो हमको सुख की अपेक्षा जगी है। जब भी हमारे साथ अन्याय हुआ है तो हमको न्याय की अपेक्षा जगी है। अभी अधिकांश चीज़ें हमारी नेगेटिव से ड्रिवन है। आज घर में झगड़ा नहीं हुआ तो आज का दिन अच्छा निकल गया। आज ऑफिस में झंझट नहीं हुआ तो आज का दिन अच्छा निकल गया। दुख का ना होने को हमने सुख जैसा माना है। फिजिकली कंफर्टेबल जोन होने को हमने सुख जैसा माना है। इसके ना होने को हमने दुख माना है। सही अर्थों में जिस अर्थ में सुख है उस अर्थ में तो बहुत कम ध्यान जाता है। लेकिन ये बात भी ठीक है, और ये क्या आधार है कि कोई भी शिविर में आए, कहीं से भी आए, उसके साथ एक बातचीत करने का विश्वास रहता है। पूरे शिविर को हम यहाँ से शुरू करते हैं कि आप जो भी कुछ यहाँ से कहा जा रहा है वो आपको मानना नहीं है, है ना। हर चीज़ को हम जांचेंगे, लॉजिकली कम से कम जांचेंगे, फिर भी सब कोई बात कर पाते हैं और सब कोई टिक पाते हैं। कोई 80 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई बहुत एजुकेटेड बैकग्राउंड से है, कोई बिल्कुल गाँव से है। अलग अलग बैकग्राउंड के लोग भी हम साथ साथ चल पाते हैं। इसका मतलब कोई चीज़ है जो हम सब में कॉमन है। तो ये कॉमनैलिटी कहाँ से आ गई? सभी मानव में कॉमनैलिटी। मैं तो कभी कभी बहुत आश्चर्यचकित होता हूँ जब समाज में बहुत सारे लोगों के साथ में इंटरेक्शन होता है, कितने हम अलग अलग हैं। तो मेरे को बहुत आश्चर्य होता है ये नागराज जी ने कैसे एक ऐसी चीज़ ढूंढ दी जो हम सब में समान है। तो बात करने की गुंजाइश नहीं है आदमी से। अपने परिवारों में देख लीजिए, उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारा संवाद बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो लगभग बहुत हम जरूरी बात करते हैं, क्योंकि हमको पता है बाकी बात करने से कहीं ना कहीं विस्फोट होने वाला है। उस विस्फोट से बचने के लिए बहुत टू द पॉइंट बात करते हैं। और मेरे को जितना ही मैं इन सब चीज़ों को देखता हूँ, यही सब चलते ही रहता है, तो मैं उतना ही रोज़ आश्चर्यचकित होता हूँ कि आदमी में यदि ये समानता का आधार दर्शन से ना मिला होता तो वाकई में आदमी से बात करने की गुंजाइश नहीं है। जैसा अभी हम जी रहे हैं, अभी का जैसा हमारा माइंड सेट हो गया है। तो चलिए, क्या चीज़ है वो जो समानता का आधार बनता है? क्या चीज़ है जो हम सब में एक जैसा है? धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ते हैं। फिलहाल हम ये चर्चा कर रहे हैं कि खाली स्थान खाली नहीं है। खाली स्थान खाली नहीं है, खाली स्थान ऊर्जा स्वरूप है। कैसे है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ध्यान में आ गया कि जितने भी, एक तो ये ध्यान में आ गया कि जब हम कह रहे हैं कि इकाई है तो अस्तित्व में सभी इकाइयाँ क्रियाशील है। क्रियाशील का मतलब है, क्रियाशील का मतलब है उसमें गति है। लिक्विड जैसी बात करेंगे तो उसमें तरंग है, या कुल मिला के अणु परमाणुओं के बीच में दबाव है। तो गति, तरंग और दबाव के रूप में हम क्रिया को देखते हैं। इससे ये भी समझ में आ गया कि गति किस में होगा? किसी पार्टिकल में ही होगा। गति होगा तो किसी पार्टिकल में ही होगा, एटम में ही होगा, धरती में ही होगा, मानव में ही होगा, है ना। तो बेसिकली जब हम गति की बात कर रहे हैं तो हम किसी इकाई की बात कर रहे हैं, एकम की बात कर रहे हैं। यदि वो एकम है, इकाई है, तो इकाई है तो उसमें गति है, ये है तो इकाई है, तो उसमें कोई मास है ही, है ना। इकाई है तो उसमें क्रिया है ही। क्रिया का क्या मतलब है? क्रिया को हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, यहाँ एक और जोड़ दिया, जीवन क्रिया। तो जब भी हम क्रिया की बात कर रहे हैं तो दो पार्टिकल, दो एटम, दो मानव आपस में इंटरेक्ट, दो इकाइयाँ आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, इसका नाम क्रिया है।
तो बेसिकली जब भी हम इकाई की बात कर रहे हैं तो वो किसी एक इकाई की बात है, वो किसी उस मास के साथ है, वो क्रिया के साथ है। यदि इकाई है तो उसका कोई आकार होगा, यदि इकाई है तो उसकी कोई सीमा होगी, सीमा से ही आकार को पहचान रहे हैं। इकाई है तो उसका कोई वॉल्यूम होगा। ये सब एक साथ एक कहानी के रूप में जुड़ जाता है, इतने सारे शब्द एक साथ जुड़ जाते हैं। इकाई है तो उसका गति तरंग दबाव के स्वरूप में कुछ ना कुछ होगा ही, उसमें उसी को क्रिया के रूप में पहचान रहे हैं, उसमें कोई मास है ही, उसमें कोई आकार है ही, उसमें सीमा है, वॉल्यूम है, वेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो एक सापेक्ष चीज़ है। मास और वेट में डिफरेंशिएट करते हैं? कितने लोगों को मास और वेट में मात्रा और भार में डिफरेंशिएट नहीं होता है? अब हाथ जब मैं उठाने बोलूँ तो निसंकोच उठा दिया करो। अभी मैं सोचो कि पड़ोसी क्या सोचेगा, जिसमें इतना भी साहस नहीं है वो ज़िंदगी नहीं पाएगा। यदि आपको ये चिंता है कि पड़ोसी मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो आप ज़िंदगी पाने के अधिकारी नहीं हो। कैसा लगता है? नहीं ठीक लगता है? अरे अच्छा टेक्निकली बताओ मैंने क्या गलत कहा? ईमानदार, मैं गलत बोला हूँ तो मैं वापस ले लूँगा, क्षमा भी मांग लूँगा। यदि आपको इतने में भी संकोच होता है, वो कहते हैं ना कि अब वो दाई से क्या छुपाओगे, और ये तो एक ऐसी जगह है। देखो मैं कहता हूँ कि ये इसलिए मैं कहता हूँ ना, ऑफलाइन ऑनलाइन का जो फ़र्क है, ये जो एक दूसरे का प्रतिबिंबन होता है, ये जो 24 घंटे हम एक ही भावधारा में हैं, इससे जो हर दिन हमारी डेप्थ बढ़े, जैसे कल से आज हमारी डेप्थ ज़्यादा आ गई है, ये हर दिन बढ़ेगी। और जो आपसी परस्परताएं जितनी खुलेंगी, गुजरात के शिविरों का ज़्यादा रिजल्ट इसलिए था क्योंकि गुजरात में लोगों को ज़िंदगी शेयर करने में उतना संकोच नहीं है जितना नॉर्थ में। नॉर्थ में आदमी जल्दी से शेयर नहीं करता है, और सरकारी लोग तो बिल्कुल शेयर नहीं करते जब वो सरकारी उसमें आते हैं। नहीं, जब वो कोई गवर्नमेंट का ग्रुप आता है, टीचर्स का ग्रुप आ गया, एक ही डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल आ गए, अब ये लोग बिल्कुल नहीं बोलेंगे क्योंकि इनकी आपस में इतनी ठनी रहती है कि मेरे बारे में कोई भी मैं हल्की बात बोल दूंगा वो तो डिपार्टमेंट में फैलने वाली है ना, तो उसका सोचना गलत नहीं। लेकिन जब ये समाज से अलग अलग स्ट्रीम से लोग आते हैं तो यहाँ धीरे से हम एक माहौल में आ जाते हैं कि फिर जो हमको बहुत पर्सनल लगता है वो उतना पर्सनल है नहीं, सबकी ज़िंदगी में वही कहानी है ना। इसलिए मैं कहता हूँ देखो, एक घर हमारा वो है जो हम दूसरों को बताते हैं, एक घर हमारा वो है जो हमको पता है। ये दो घर सबके हैं कि नहीं है? किसी का ना हो तो बता दो। अब बोलो, सीधे सीधे बोलते हो, ये रहेगा ही भाई, इसमें कुछ गलत नहीं है। एक मैं वो हूं जो मुझको पता है, एक मैं वो हूं जो आपको दिखाता हूं। ये दो एक हो गए तो फिर और ज्ञान पाने के लिए रहा क्या, फिर तो मैं पूरा ही ना हो गया। तो ऐसा हो जाए ये प्रयास है। तो ऐसा होने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। तो निसंकोच बोलो, भाई ये मेरे को नहीं पता, नहीं समझ में आया, नहीं आया। और जो कुछ हम सभा में जो कुछ स्वीकारते हैं वो नहीं होता है, वो इनमें क्रिश्चियन में वो क्या बोलते हैं, कन्फेशन। तो मैं किसी सत्ता के सामने जिसके प्रति मेरी आस्था है, उसके साथ जब मैं कन्फेस करता हूं तो मेरे अंदर का बहुत सारा बोझा रिलीज हो जाता है। ये स्वभाव वही है। तो जितना हम खुल के ज़िंदगी फ्लोर पे लाएंगे उतनी चर्चा गहरी होगी, उतनी चर्चा का व्यवहारिक पक्ष सामने आएगा ना। जब एक थियोरी और उसका प्रैक्टिकल दोनों आमने सामने होता है तो बहुत सारे लोगों में रिफ्लेक्शन आ जाता है कि इसको जमीन पे कैसे उतारेंगे। देखो अभी तक यही बोला है, ज्ञान निर्वचनीय है, अव्यक्त है, गूंगे का गुड़ है। ये बहुत गहरा स्थापित रहा है। दर्शन इससे बिल्कुल विपरीत बात कह रहा है। ज्ञान कण कण से व्यक्त है, वचनीय है ना, और समझा जा सकता है, जिया जा सकता है। तो एक अद्भुत घटना घटी है। तो इस सेंस में ये कह रहे हैं कि जब हम क्रिया कह रहे हैं तो क्रिया मतलब इकाई, इकाई मतलब मास, मास मतलब आकार, आकार मतलब सीमा, सीमा मतलब आकार मतलब वॉल्यूम,
मतलब वेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि वेट चेंज होता है। ये किसी वातावरण की परस्परता में, धरती पे हम बोल रहे हैं 60 किलो है तो चांद पे बोल रहे हैं 6 किलो हो गया, तो ये वेट किसी वातावरण की परस्परता में है, लेकिन ये सारी क्रिया एक साथ चल रही। तो क्या ध्यान में आ गया? तो ये ध्यान में आ गया कि खालिस्तान है और खालिस्तान में इकाइयाँ हैं और इकाइयों में क्रियाशीलता है। क्रियाशीलता का मतलब ये सारा मामला है। लेकिन ये भी हमारे ध्यान में आ गया कि जहाँ पे क्रिया नहीं है लेकिन खालिस्तान तो है ही। जहाँ इकाई नहीं है, केवल खालिस्तान है, क्या वहाँ कोई क्रिया का प्रमाण मिलेगा? ये ध्यान में आ गया। इससे ये हमको स्वीकार होता है, इससे हमको ये स्वीकार होता है कि ये खालिस्तान अपने आप में क्रिया शून्य है। तो क्या समझ में आया? ये अस्तित्व क्या है? असीम क्रियाशून्य अवकाश में, असीम क्रियाशून्य अवकाश में अनंत क्रियाशील इकाइयों के स्वरूप में यह अस्तित्व है। ये बात ध्यान में आ गई? असीम क्रियाशून्य अवकाश में अनंत क्रियाशील इकाइयों के स्वरूप में यह अस्तित्व है। इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं, निश्चित है। कोई निश्चितता का अध्ययन हो सकता है। हाँ जी। असीम क्रियाशून्य अवकाश में अनंत क्रियाशील इकाइयाँ। अनंत शब्द इकाइयों के साथ इस्तेमाल होता है। जिसको गिना नहीं जा सकता है उसको अनंत बोलते हैं। जिसकी सीमा को नहीं पहचाना जा सकता है उसको असीम बोलते हैं। मानव की कल्पनाशीलता दो ही जगह छोटी पड़ती है, जब हम इस अवकाश की, आकाश की, व्यापक की सीमा को पहचानने जाते हैं तो हमारी कल्पनाशीलता छोटी पड़ जाती है। अस्तित्व में कितनी इकाइयाँ होंगी इसको गिनने जाएंगे तो हमारी कल्पनाशीलता छोटी पड़ जाती है। छोटी पड़ जाती है का मतलब उतनी उसकी आवश्यकता नहीं। कोई डिज़ाइन फॉल्ट है ऐसा नहीं बोल रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, क्या समझने की आवश्यकता है और क्या समझने की आवश्यकता नहीं है। ये भी बहुत आराम देने वाला काम है। शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति बने, अखबार में आया उनको 13 भाषा आती है। मेरे को एक से दूसरी भाषा में रुचि नहीं है, तो मेरे को कई महीने डिप्रेशन रहा। यार तुम्हें कितना कमज़ोर आदमी, मतलब मैं उस बात पे, और मेरे को लगा ज्ञान मतलब ना, उस समय शायद 9th-10th में कहीं रहे होंगे, तो उस समय ये समझ में नहीं आता था कि ज्ञान इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये तो स्वीकार हो गया, ज्ञान बोलते किसको है ये समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरे को लगता था कि जो 13 भाषा में बात कर सकता है वो ज्ञानी होता है। तो क्या समझना है क्या नहीं समझना है, भाई आपको व्यक्त होने के लिए एक भाषा की ज़रूरत है, उतना पर्याप्त है। फिर आप 36 भाषा सीख लो, ये आपकी मौज है। 36 भाषा आना ज्ञान नहीं है, 36 भाषा आना विशेषता नहीं है। कंप्यूटर को 236 आती, वो काम कंप्यूटर करेगा, वो हमारा है ही नहीं। तो मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको करने में ज़िंदगी लगा दिया इम्पोर्टेंट मान के, और हाथ में कुछ नहीं आया तो पता चलता है कि ये तो कुछ गड़बड़ हुआ। तो दर्शन से ये भी एक क्लैरिटी बनती है किसको ज़िंदगी में कितनी प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। मेरी ज़िंदगी में क्या चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है, उस वरीयता को उस प्रायोरिटाइज में कर पाता हूँ तो ज़िंदगी मुश्किल नहीं है। ज़िंदगी की सारी मुश्किल यही है कि इतनी अनंत चीज़ों को मैं प्रायोरिटाइज नहीं कर पाता हूँ। बढ़िया। आप कथा टाइप सुनते हो? ए देखो, ये यही सुनना बाकी रह गया था। चलो आगे ही चलना ठीक है। इससे ये ध्यान में आया
कि एक ऐसी वास्तविकता जो अपने आप में क्रिया शून्य है, ये कोई अद्भुत बात है। क्योंकि अभी तक हमारी सारी जर्नी, सारी मेमोरी, सारा एक्सपोजर, सारे निष्कर्ष, सारा ज्ञान उन चीज़ों के लिए था जो क्रियाशील हैं। ये एक नई चीज़ सामने आई तो यहाँ पे फिर आके वही बात लगाना पड़ता है, अस्तित्व के अनुसार मेरी कल्पनाशीलता को होना है कि मेरी कल्पनाशीलता के अनुसार अस्तित्व को होना है। तो अस्तित्व के अनुरूप मेरी कल्पनाशीलता को होना है, तो मेरी कल्पनाशीलता में नए तर्क का विकास करना होगा ताकि मैं इस वास्तविकता को पहचान पाऊं जो कि क्रिया शून्य है। क्योंकि अभी तक मेरा तर्क भी क्रियाशील वास्तविकताओं के लिए ही गढ़ा हुआ है, मेरे तर्क की सीमा यहाँ दिख जाती। तो ये ध्यान में आ गया कि असीम क्रिया शून्य। अब ये भी ध्यान में आता है कि ये क्रिया शून्यता की ही महिमा है कि कोई चीज़ असीम हो सकती है। यदि कोई चीज़ क्रियाशील है तो उसकी सीमा होना पड़ेगा, उसका आकार होना पड़ेगा, है ना। तो ये क्रिया शून्यता की महिमा है कि कोई चीज़ असीम है। अब जितने भी चीज़ों को आप शब्दों को देखोगे वो लगभग क्रिया शून्यता से एक्सप्लेन होता हुआ दिखाई देगा, चाहे फिर वो निराकार कहें या अप्रभावित कहें। क्रिया शून्य का मतलब ही अप्रभावित होना है, क्योंकि प्रभावित होना तो क्रिया है। क्रिया शून्य का मतलब ही अखंड होना है, क्योंकि खंडित होना तो क्रिया है। तो अब सारी चीज़ों को आप देखोगे तो ध्यान में आएगा, नित्य की बात कर रहे हैं सारी चीज़ें, तो मेरे को क्रिया व्यापक वस्तु को समझने के लिए क्रिया शून्य शब्द सबसे अधिक पर्सनली मेरे को अपील करता है। दर्शन में मूल रूप से 3 शब्दों को इस्तेमाल किया गया है कि व्यापक वस्तु, इसको व्यापक एक शब्द फैली हुई चीज़ है, व्यापक कहा गया, और व्यापक, पारदर्शी और पारगामी। पारगामी शब्द ऊर्जा के अर्थ में, इसको हम समझेंगे वक्त आने पे, लेकिन मेरे को एक क्रिया शून्य शब्द बहुत अपील करता है पर्सनली। तो क्रिया शून्यता की महिमा हमको जो व्यापक वस्तु की सारी महिमा है उसको समझने के लिए मदद करती है। क्रिया शून्य है इसलिए स्थितिपूर्ण है, क्योंकि किसी चीज़ में कोई परिवर्तन होना, चाहे वो पूर्णता के अर्थ में ही क्यों ना हो, ये भी एक क्रिया है। तो क्रिया शून्य का मतलब है कि अब कुछ नहीं, बस है और है की महिमा जो भी उसमें है उससे व्यक्त होती है, प्रकाशित होती है। इस रूप में धीरे धीरे हम देखेंगे। तो ये ध्यान में आ गया कि यदि क्रियाशीलता है तो क्रियाशीलता तभी संभव है जब उस इकाई में कोई बल संपन्नता है, कि बल ही क्रिया के रूप में व्यक्त होता है। और यदि बल है तो वो इकाई अपने आप में ऊर्जा संपन्न है, क्योंकि ऊर्जा ही बल के रूप में व्यक्त होता है, बल ही क्रिया के रूप में व्यक्त होता है। ये रिलेशन ध्यान में आ रहा है ना। बहुत मोटे रूप में समझें तो पे खाना खाया, ऊर्जा, खाना प्रोसेस हुआ, उससे शरीर में बल आया और बल से हमने कोई क्रिया किया। बहुत मोटे रूप में समझें तो ऊर्जा से बल, बल से क्रिया, ये रिलेशन हमारे ध्यान में आता है। इससे हमको ये भी स्वीकार हो गया कि इसका मतलब सृष्टि की सभी इकाइयाँ क्या ऊर्जा संपन्न हैं, ऊर्जित हैं। सृष्टि की सभी इकाइयाँ ऊर्जा संपन्न हैं, ऊर्जित है। यहाँ से हमको इस सवाल का भी उत्तर मिलता है कि जैसे जब हम साइंस पढ़ते हैं तो ये बात हो रही है कि भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन घूमते हैं, लेकिन उनको घूमने के लिए ऊर्जा कहाँ से आती है, इसका कोई ठोस उत्तर नहीं मिलता है। और ये सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज्ड कैसे है, इसका उत्तर भी बहुत ठोस नहीं मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें जिनका उत्तर हमको बहुत ठोस नहीं मिल रहा था, उस पर सोचने के लिए एक आधार मिला है। धीरे धीरे अपनी सोच को वास्तविकता की ओर लेके जाएंगे। तो कहाँ पहुँच गए, सभी इकाइयाँ ऊर्जित हैं। अब क्या क्वेश्चन बना, फिर सभी इकाइयाँ ऊर्जित हैं तो कैसे ऊर्जित हैं, है ना। सभी इकाइयाँ ऊर्जित हैं तो कैसे ऊर्जित हैं, ये एक यहाँ बात आती है। तो अब यहाँ लॉजिक से ही बात को कह सकते हैं। एक तरीका है कि सभी इकाइयाँ अपने तरीके से ऊर्जित हैं, मान लें अपने तरीके से ऊर्जित मानते हैं, तो सभी इकाइयों में ऊर्जित होने का स्वरूप परस्पर हार्मनी को, परस्पर व्यवस्था को, परस्पर एक रिलेशनशिप को पहचानेगा क्या, है ना। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, एक घर में सभी मनमानी करें तो घर का हाल क्या होगा,
वही होगा जो अभी है। लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके और असीम अनंत गैलेक्सीज तक सब कुछ आपस में एक हार्मनी में है ना। सब कुछ आपस में एक परफेक्ट व्यवस्था है। इतनी बड़ी बड़ी इकाइयाँ, इतने बड़े बड़े चीज़ें लगातार इतनी स्पीड से घूम रही, कोई आपस में नहीं टकरा रहा है। ये नासा वाले रोज़ बोलते हैं बस ये आया आया टकराया, है ना। अभी तक तो कोई टकराया नहीं। हमारी शरीर यात्रा में कम से कम 25 बार टकरा चुका है उनके हिसाब से। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती रहती हैं, पर दर्शन को पढ़ के और ये समझने से ये भी एक आशा, यदि ये अस्तित्व इतना इंटेलिजेंट मैकेनिज्म है कि एक एक चीज़ इतने फाइन लेवल पे, है ना, घटित हो रही है, एक एक क्रिया इतने फाइन लेवल पे घटित हो रही है, तो अस्तित्व में ये जो तमाम क्रियाएं घट रही हैं इनका भी कोई मीनिंग होगा। कोई कहीं से टूटेगा फूटेगा टकराएगा, उसका भी कोई मीनिंग होगा, है ना। ये बने बनाए घर को ध्वस्त कर दिया जाएगा, ऐसा अस्तित्व में व्यवस्था शायद नहीं होगी। इसको समझेंगे। परंपरा में प्रलय का कॉन्सेप्ट है, दर्शन में प्रलय का कॉन्सेप्ट नहीं। परंपरा में प्रलय का कॉन्सेप्ट क्या है? ये धरती बनी है और एक दिन ख़त्म हो जाएगी, इसलिए बहुत सारे लोग ज़्यादा चिंता नहीं करते। जो कुछ हो गया ख़त्म तो होना ही है, इसमें 2 लात और मार दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अस्तित्व ये कहता है कि कोई चीज़ अपनी पूर्णता को पा लेती है तो उस पूर्णता की निरंतरता है। तो पूर्णता की निरंतरता का विधान है। जब तक निरंतरता तक नहीं पहुंची तब तक उसमें परिवर्तन परिमार्जन का विधान है। पूर्णता को पा गई तो पूर्णता की निरंतर का विधान है। इस धरती पे मानव प्रकट हो गया है तो आगे इसकी समझदारी पूर्णता का ही विधान है, बशर्ते कि भ्रमित मानव इसमें हस्तक्षेप ना करे। ये गुंजाइश जरूर है कि कोई एटॉमिक वेपन यूज़ कर देगा धरती में, धरती नष्ट हो जाए, वो गुंजाइश है ही है। लेकिन प्रकृति अपने तरीके से बनी बनाई चीज़ को बिगाड़ देगी, 450 करोड़ साल की यात्रा पे पोछा फेर के फिर से नया शुरू करेगी, ऐसा कोई विधान अस्तित्व में नहीं है। धीरे धीरे इसको समझेंगे, मानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ हम आ गए। इसका अर्थ ये हुआ सभी इकाइयाँ अपने आप में ऊर्जित हैं, तो उनके ऊर्जित होने का स्वरूप क्या है? तो ये भी ध्यान में आ गया कि इकाइयाँ व्यापक में हैं, खाली स्थान में है, तीसरी कोई चीज़ है नहीं। ठीक हो गया? इकाइयाँ खाली स्थान में है, तीसरी कोई चीज़ है नहीं, ये तो पक्का हो गया, क्योंकि सच्चाइयाँ 2 ही हैं, एक आकार है एक निराकार है। तो तीसरी कोई चीज़ है नहीं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? सभी इकाइयाँ ऊर्जित हैं और इस प्रकार ऊर्जित हैं कि उनमें सामंजस्य है। सामंजस्य ही नहीं है, वो प्रयोजन के साथ है, वो पर्पस के साथ है। सहअस्तित्व अपने प्रतिरूप को मानव के रूप में प्रकट करता है, मानव पूरे सहअस्तित्व को प्रकट करता है। तो एक एक जर्रा जर्रा उस अंतिम परिणति के लिए व्यवस्थित है। तो इसका मतलब है कि उनके ऊर्जित होने का स्वरूप में इतनी जो तारतम्यता है, तो उनके ऊर्जित होने का स्वरूप किसी एक वास्तविकता से कनेक्टेड होगा या रैंडम होगा, इंडिपेंडेंट होगा? तो कोई एक वास्तविकता है जिसमें ऊर्जित होने के कारण उनमें आपस में एक रिलेशनशिप है। जैसे एक माँ से पैदा हुए 2 बच्चे कितना भी झगड़ें, भाई 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 बहन ही कहलाते हैं। एक देश के लोग कहीं भी जाएं, एक देश के लोग ही कहलाते हैं। एक क्लास से निकले हुए लोग क्लासमेट ही कहलाते हैं, है ना। तो कोई रिलेशन हमारे बीच में है जो हमेशा बना ही रहता है, चाहे हम उस रिलेशन को समझें ना समझें, जी पाए ना जी पाए, है ना। तो सभी इकाइयाँ हमेशा हमेशा के लिए खाली स्थान में है, इससे बाहर निकलने की भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो धरती, पूरी सृष्टि की, अनंत ब्रह्मांड की सभी इकाइयाँ एक ही माँ के गर्भ में है, उससे बाहर निकलने की भी कोई गुंजाइश नहीं है। एक ही स्रोत से ऊर्जित है, इसलिए सभी में एक आपस में हार्मनी परिभाषित होती है, जो कि फाइनली व्यवस्था के स्वरूप में दिखाई देती है। तो खाली स्थान खाली नहीं है। खाली स्थान एक ऐसी महिमा, खाली स्थान एक ऐसी महिमा जो स्वयं क्रिया शून्य होते हुए समस्त इकाइयों में क्रियाशीलता का आधार है। बढ़िया। हाँ जी।
ऊर्जा और बल के कंसेप्ट को मैं थोड़ा साइंस से कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा था, जी उसमें आप मेरी थोड़ी मदद करें। जी। एक तो खाली स्थान से प्राप्त हो रही है, हमारा कंसेप्ट ये कह रहा है। एक साइंस ये कह रही है कि ऊर्जा और मास दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं। E इज इक्वल टू mc², जो परमाणु बम वगैरह है, तो मास खत्म होता है, ऊर्जा पैदा होती है। तो मास के अंदर ही ऊर्जा है या खाली स्थान से ऊर्जा आ रही है? दूसरा, सर्न में जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, दो ऊर्जा के सोर्स को आपस में टकरा के सब एटॉमिक पार्टिकल क्रिएट किए गए, यानी एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया गया, और मास को एनर्जी में एक्सपेरिमेंटली प्रत्यक्ष रूप से किया जा चुका है। हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ था? ऊर्जा कहाँ से आई थी? मास में कन्वर्ट हुआ। मास में कहाँ से आई? हाँ, वही मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ कि इसको हम खाली स्थान से ऊर्जित को कैसे, इसको साइंस कैसे से भी साथ लेके चलना है। अभी एक काम जरूर कर सकते हैं, साथ लेके चलने के साइंस और दर्शन को साथ लेने की बजाय दर्शन और आप साथ चल पाएं। पहला स्टेप कोशिश करेंगे ही, लेकिन फोकस अपना कैसे रखें, क्योंकि एक चीज़ को पूरा समझ के फिर दूसरी चीज़ के साथ में रिलेट कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को साथ साथ भी कर सकते हैं। हाँ, तो मेरा बस आशय, नहीं वो बात आपकी ठीक है, क्योंकि बड़ा मास भी अपने साथ रहता है। जब हम चर्चा को किसी एक लेवल से नीचे उतारते हैं तो फिर बहुत सारा कन्फ्यूज़न भी फैलता है। तो उस सेंस में कह रहा हूँ, पहला काम अभी ये है, देखो इस दर्शन की खूबसूरती क्या है, ये कह रहा है कि इसको एक बार ठीक से समझ लो, फिर उसके बाद दुनिया की सारी थियोरी फिलॉसफी सबको समझो। एक बात खुशी की है कि सच्चाई तो एक ही है। सच्चाई ना आपकी है, ना मेरी है, ना नागराज जी की है, ना किसी और महापुरुष की है, ना किसी देश की है। सच्चाई का तो मतलब ही है सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सार्वभौमिक है। ये ध्यान में आने से बहुत आराम हो गया। तो मैं कहता हूँ जैसे एटम के 6 मॉडल आए, थॉमसन मॉडल, रुदरफोर्ड मॉडल, एटम तो एक ही है, सच्चाई तो एक ही है। उसी तरह से इस अस्तित्व रूपी सच्चाई को समझने के लिए भी 6 दर्शन आए, 8 दर्शन आए। तो सारे 6 दर्शन, 8 दर्शन, ये क्या चीज़ है? उसी एक सच्चाई को उद्घाटित करने का प्रयास है। कैसा लग रहा है? यदि ये हमारे स्वीकार्यता में आता है तो दर्शनों के प्रति और धर्मों के प्रति बहुत सारा जो हमारा अपना पराया का भाव है, बहुत सारा जो हमारी नेगेटिविटी है, उससे ऊपर उठ के इन दर्शनों को मानव जाति के द्वारा अस्तित्व को समझने के प्रयोगों के रूप में स्वीकारा जाएगा। ये देखो, मैं जो कह रहा हूं वो सुन नहीं पा रहे हो? वो ठीक है, अरे मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, दृष्टिकोण पकड़ो, जो बात कह रहा हूँ उसको समझो, जो 20 साल में पकड़ में आया उसको समझो। हम जितना परेशान हुए आप उतना परेशान ना हो, इसलिए बोलता हूँ। अपने क्या है ना, वो बहुत सारे, जैसे जब मैं अभी, तो मैं बहुत सारी बातें नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप परिचय शिविर में नहीं हो, तो बहुत सारे बैठे बैठे ओशो को पढ़ के आते हैं तो ओशो से मिलाते रहेंगे, कोई गीता से पढ़ के आया गीता। हम पहले जो मैं समझाऊँ, मैं सही समझाऊँ, इसको ऑथेंटिकेट करना चाहता हूँ। लेकिन दर्शन को सुनने की एक अपनी मर्यादा भी है। वो कहता है कि हर दर्शन अस्तित्व को अपनी तरह से, अपने शब्दों से, अपनी परिभाषा से उद्घाटित करता है। तो जब मैं किसी एक सच्चाई को कंप्लीटली समझना चाहता हूं तो लिसनिंग बहुत प्योरिटी के साथ आ जाए। जितनी लिसनिंग प्योर होगी उतना हम कंटेंट पकड़ पाएंगे। देखो ये एक बहुत गजब की बात है, 10-5 शिविर करके ना कोई पॉइंट ऐसा आता है जब मैं ये स्वीकार लेता हूं कि अस्तित्व को समझने का ये अपने आप में कंप्लीट प्रयास है और ये मेरी ज़रूरत है। उसके बाद ऐसा लिसनिंग आती है। नहीं तो कुछ हम सुन पाते हैं, कुछ कंपैरिजन में चले जाते हैं और कुछ अपने आप को ऑथेंटिकेट करने में चले जाते हैं और मूल मुद्दा कहीं भटक जाता है। आपने कहा उससे बाकी लोगों को भी लाभ हो जाए और हमारा प्रयास फोकस्ड हो, क्योंकि जिन सच्चाइयों की हम बात कर रहे हैं वो एब्स्ट्रैक्ट है। जब हम ऊर्जा शब्द, जब मैं कह रहा हूँ और जब आप ऊर्जा शब्द कह रहे हो, उसमें कुछ फ़र्क हो गया है ऑलरेडी, क्योंकि शब्द तो वही है। तो उन्हीं शब्दों से सच्चाई को कहने की कोशिश है। तो पहले जिन शब्दों से यहाँ जिस सच्चाई को कहने की कोशिश की जा रही है उसको थोड़ा सा एसोसिएट कर लेंगे, फिर बाकी को भी निपट लेंगे। नहीं करेंगे ऐसा नहीं। बढ़िया, क्या कहा, क्या कहने की कोशिश की? अच्छा, प्योर लिसनिंग, कंप्लीट लिसनिंग।
जितनी लिसनिंग कंप्लीट होगी, जितनी लिसनिंग प्योर होगी, उतना हम आराम से पकड़ लेंगे, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। वो लिसनिंग पूरा नहीं आता इसलिए सब मिक्स होते रहता है, फिर अपने को कन्फ्यूज़न होता है। तो उसको बाद में देखेंगे, पहले सीधा सीधा चलेंगे। कहाँ चल रहे? तो ये ध्यान में आ गया कि सभी इकाइयाँ ऊर्जित हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। सभी निश्चित आचरण के साथ है, ये भी खुली आंख से दिखाई दे रहा है। ये पूरी कायनात अपने आप में व्यवस्था है, ये भी एक भी बीज हमारा बनाया हुआ नहीं है। क्या अद्भुत बात है, ना बना सके। अभी तो जितनी मेरी जानकारी है, हम आर्टिफिशियल सेल नहीं बना पाए। तो आप सोचिए, सेल बनाने का पूरा मटेरियल हमारे पास है, लेकिन हमारे मिलाने से वो सांस नहीं लेता है, प्रकृति में अपने आप लेता है। तो जब इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो जो कुछ भी फंडामेंटल चीज़ें हैं वो नेचुरल हैं, उसी में हमने कुछ थोड़ा बहुत करने की कोशिश की है। तो ये ध्यान में आ गया कि ये पूरी सृष्टि में सभी इकाइयाँ इस प्रकार ऊर्जित हैं कि ये एक दूसरे के साथ में एक परफेक्ट रिलेशनशिप को पहचानती है। जब जड़ जड़ के साथ रिलेशनशिप को पहचानता है तो उसको हम भौतिक रासायनिक क्रिया का नाम दे रहे हैं। ये ध्यान में आ गया? जब जड़ जड़ के साथ अपने रिलेशन को पहचानता है, इसी को हम भौतिक और रासायनिक क्रियाकलाप कह रहे हैं। वो भौतिक और रासायनिक क्रियाकलाप के कारण ही ये मानव शरीर तक का क्रिएशन है। तो मानव शरीर भी भौतिक रासायनिक क्रियाकलाप है, पशु का शरीर भी, पेड़ पौधे भी, और अनंत गैलेक्सी भी, ये सब फिजिकल केमिकल रिएक्शन है। फिर ये ध्यान में आ गया कि ये जीवन में भी, मैं में भी सोचने की ताकत है। ये मैं में सोचने की ताकत सभी लोगों में समान है कि अलग अलग है? मूल रूप में समान है। कितना भी सोचें ताकत खत्म नहीं होती। तो उस धरती के सभी मानव में, इससे ये भी ध्यान में आ गया कि प्रकृति में जहाँ जहाँ तक प्रकृति का अपना अपना डिज़ाइन है, वहाँ तक सब हम सेम है। तो हम सबके पास में सोचने समझने की असीम ताकत है, निरंतर ताकत है, जो कभी ख़त्म नहीं हो रही है। उस ताकत का मैंने कहाँ उपयोग दुरुपयोग किया वो मेरी स्वेच्छा है, आपकी स्वेच्छा है। इस आधार पे हम अलग अलग हैं, लेकिन मूल ताकत समान है। तो जो मूल ताकत है वो भी समझेंगे कहाँ से आ रही है। लेकिन ये भी समझ में आया कि प्रकृति में तालमेल कंप्लीट है, क्योंकि वहाँ तक नेचुरल फिनोमेना काम करता है। हमारे पास जो ताकत है ऊर्जा संपन्नता के रूप में, कल्पनाशीलता के रूप में, हमारे पास भी ताकत है ना। लेकिन उस ताकत का उपयोग मुझको कहाँ करना है वो पता नहीं है, इसी का नाम झंझट है। लेकिन एक बात ध्यान में आ गई कि सृष्टि की सभी इकाइयाँ ऊर्जित हैं, तीसरी कोई चीज़ है नहीं। इकाई इकाई को ऊर्जा दे नहीं सकती, क्योंकि उसके पास फिर कहाँ से आएगी। और सभी इकाइयों में एक ही ऊर्जा का स्वरूप बना हुआ है और वो निरंतर बना हुआ है। तो सभी इकाइयों के ऊर्जित होने का स्वरूप इस सामंजस्य और इस प्रयोजन के साथ है। इसका मतलब है वो सभी एक प्रयोजन के लिए अलाइंड है। तो उनके ऊर्जित होने का आधार कोई एक चीज़ होगी कि अलग अलग चीज़ें होंगी? तो एक ही चीज़ क्या है जो सभी इकाइयों को सदा सदा के लिए समान रूप से प्राप्त है? खाली स्थान। तो खाली स्थान एकमात्र रियलिटी है जिसमें सभी इकाइयाँ सदा सदा के लिए हैं। आज हम सशरीर हैं, कल ये शरीर नहीं रहेगा, तो भी शरीर का सारा माल इसी व्यापक में रहेगा। और सशरीर भी ये बदलता ही रहता है। हर शरीर से रोज़ मलमूत्र के रूप में, पसीने के रूप में, और कितनी सारी कोशिकाएं नहाते समय नीचे गिर के चली गई, वो नाली में चली गई, किसी खेत में चली गई, गाजर मूली बन के दूसरे के शरीर में चली गई। तो कल तक किसी के शरीर में था, वो आज आपके शरीर में है। जो आज आपका शरीर है वो कल किसी और का शरीर होगा, है ना। देखो, मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ कैसे होता है ये। थोड़ा ठंडा हो गया। नहीं नहीं कोई नहीं, मैं कर लूँ। ये देखो, ये क्या है? देखो अभी आपको एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। ये क्या है? ये क्या है? इतना भी कंफ्यूज मत हो, पानी है। आदमी का बहुत ध्यान चला जाता नहीं, और कुछ तो गड़बड़ करेगा यार। ये क्या है? सभी एक मत, सभी पक्का। ये क्या है? पानी।
अब ये पानी कौन है? सोम। अब ये, अरे ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा कुछ समझ नहीं, बहुत मुश्किल है। ऊर्जा आ गई वो एक बात है, मैं वो बात नहीं बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं है। हाँ, अब आप आप इस सामने खड़ी हुई चीज को सोम के रूप में पहचानते हो। जो मैंने पानी पी लिया अब वो सोम है कि नहीं? बस इतनी बात। तो इसका अर्थ ये हुआ कि बेसिकली जब मैं कोई, अभी तक वो पानी था लेकिन अब वो मेरे शरीर का हिस्सा है, और कुछ समय बाद वो मेरे शरीर के किन्हीं कोशिकाओं में हिस्सा होगा, कुछ समय बाद वो मेरे ब्लड में घूम रहा होगा। तो ऐसा जब हम चीज़ों को थोड़ा सा ठीक से विश्लेषण होने के स्वरूप में विश्लेषित करेंगे तो हमको अपना शरीर भी उतना अपना नजर नहीं आएगा। अपने शरीर के साथ जो हमारी जड़ता है ना, सशरीर रहते हुए मेरी वो जड़ता टूट जाए, मेरे विश्लेषण में ये स्वीकार हो जाए, कल तक जो किसी खेत में था अनाज, आज जो हमने नाश्ता कर लिया ये किसी खेत से आया था, वो सारे एटम मॉलिक्यूल, तमाम सब्जी और तमाम जो भी कुछ भोजन में लिया, अब वो मेरे शरीर का हिस्सा है। मैं कहता हूँ कि मैं सोम हूँ। तो ये जो लगातार परिवर्तन, और ऐसे भी बोलते हैं कि वो 7 साल में तो शायद पूरे ही सेल बदल जाते हैं, या 20 साल में तो पूरा ही बदल जाता है। तो मेरी माँ से जो शरीर पैदा हुआ था उसमें से अभी कुछ भी नहीं बचा होगा। कोई डीएनए आरएनए कुछ बचता होगा तो मेरे को पता नहीं। तो ये सारी बातों को हम सोचेंगे तो पता चलेगा कि हम नेचर के साथ किस तरह से कनेक्टेड हैं। फिर मैं धीरे धीरे और कुछ एग्जाम्पल भी कभी बैठा बैठा सोचता हूँ। मैंने पिछली बार भी आपको ध्यान दिलाया था, ये सारा क्या है हमको ये ध्यान में आ जाए। अभी हम अपने आप को बहुत एक इंडिविजुअल के रूप में मानते हैं, जबकि मैं इंडिविजुअल नहीं हूँ, मैं एक सिस्टम का पार्ट हूँ, और पार्ट होने के साथ मैं हूँ। कैसे? जैसे मेरे फेफड़े कहाँ तक हैं? डायाफ्राम तक। ये फेफड़े की डॉक्टर हैं, ठीक, यहाँ तक, सही में ही यहाँ तक है। मेरे फेफड़े जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको पेड़ पौधे लेते हैं, पेड़ पौधे वापस ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते हैं, वो मेरे फेफड़े लेते हैं। इसका मतलब है ये फेफड़े का पूरा मैकेनिज्म, ये अपने आप में एक मैकेनिज्म है कि पूरा पेड़, पूरा वनस्पति संसार और हम सब के फेफड़े एक साथ काम कर रहे हैं। तो बेसिकली फेफड़ा केवल फेफड़ा नहीं है, ये पूरी एंटिटी एक साथ काम कर रही है। और यदि ये वाली गड़बड़ हो जाएगी तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ये पूरी एक मशीन मानी जाएगी, अलग अलग मशीन मानी जाए। भाई हमारे सिस्टम में से भी दिल निकाल के दूसरे का दिल लगा दिए हैं। हाँ, तो यही समझने की जरूरत है कि अस्तित्व सह अस्तित्व है। पूरे दर्शन का सार एक ही लाइन में है कि अस्तित्व सह अस्तित्व है। ये सह अस्तित्व कैसे क्रिएट हो गया, इसका स्वरूप क्या है, इसकी फाइन डिटेल क्या है। मेरी किडनी निकाल के दूसरे की किडनी लग सकती है, मेरा हार्ट निकाल के दूसरे का हार्ट लग सकता है। आजकल तो सब कुछ काफ़ी सारा रिप्लेस हो ही रहा है। इससे ये तो समझ में आ गया कि हम सबके शरीर एक ही जैसे हैं, किडनी का डॉक्टर सब जगह एक ही होता है। तो ये ध्यान में आने से अब पता चला कि मेरी सांस लेना है ना, या मेरा बाकी वातावरण, टेम्परेचर, अनाज, भाई सब कुछ अनाज, ये अनाज इतने सालों में, हजारों सालों में, करोड़ों सालों में ये अनाज और तमाम वनस्पति विकसित हुई। तो आज मैं जिंदा हूँ तो उसकी एम्बियंस में जिंदा हूँ, क्योंकि कुछ भी करूँगा मैं बहुत रईस हूँ इसलिए गोल्ड खाता हूँ, ऐसे तो कर नहीं सकता। नहीं, हमारे यहाँ तो डायमंड खाते हैं सब। तो इसका मतलब है खाना तो मेरे को अनाज ही है, और वो अनाज आपका पैदा किया हुआ है नहीं, और ये एटम भी आपका है नहीं, और आप खुद एक एटम हो। क्या मेरा कर रहे यार। है इससे जो हमारी जड़ता है वो चली जाती है। हाँ, सब कुछ सिस्टम से एक ये जो आप बात आपने कही, ये बहुत बढ़िया कही। किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, कंपनी हमको सैलरी देती है, और जो कंपनी ने जिस काम कंपनी ने बताया था वो कर नहीं रहे।
तो हम खुश रहेंगे कि नहीं रहेंगे? नहीं रह सकते। तो जिस अर्थ में शरीर है, जिस अर्थ में शरीर है, उस अर्थ में इस्तेमाल नहीं हुआ, इसका नाम दुख है। पूरी प्रकृति में 450 करोड़ साल मेहनत हुआ ताकि जीवन को अपने प्रमाणित होने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट शरीर उपलब्ध हो सके। उसके लिए तमाम वनस्पति संसार से लेके हवा, मिट्टी, पानी, बरसात और एम्बियंस और वातावरण से लेके, है ना। और शरीर का डिज़ाइन कैसा है? मुंह के ऊपर नाक लगाने की बजाय नाक यहाँ लगा देते, तो पहले खाना इधर ले जाना पड़ता, फिर मुंह में डालना पड़ता। पूरे शरीर का भी डिज़ाइन देखोगे तो हर चीज़ वहीं है जहाँ उसको होना था। यदि इतना कंप्लीट डिज़ाइन है, इतनी पूर्णता है, और वो एक दिन में तैयार नहीं हुई है, और ये भी फिर समझ में आ रहा है, और हमने शरीर को 1000 बार मरते हुए देखा है, लाश को जलते हुए देखा है, क्यों हमको ये स्वीकार नहीं होता है कि ये शरीर मरेगा, है ना, और तराम जो भी कुछ मेरी जड़ता है वो मेरे साथ नहीं रहेगी। तो किसी ने बहुत अच्छा समझाया, बोले जब इंडिया से अमेरिका जाते हैं तो अपना रुपया जो है डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, उधर रुपया काम नहीं आता है। जब शरीर मरता है तो उधर रजिस्ट्री साथ जाती नहीं है। तो हमारा जो भी भौतिक साम्राज्य है उसको पुण्य में कन्वर्ट करना पड़ता है, उधर पुण्य की करेंसी चलती है, साथ तो कुछ जाएगा नहीं। यदि आप कन्वर्ट कर लोगे तो साथ जाएगा। तो अपनी सारे सामर्थ्य को पुण्य में कन्वर्ट किया जाए। पुण्य का मतलब है जागृति के अर्थ में चलने, जागृति के अर्थ में जो एफर्ट्स हैं, जागृति के अर्थ में जो हमने वातावरण बनाया है, ये हमारे लिए पुण्य है। बाबा जी कहीं लिखते हैं शरीर मरने के बाद जो हमारे साथ रहता है वो हमारी कमाई है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ पुरानी भाषा में कि, है ना, लेकिन मैं इस भाषा में बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आज भी मेरे साथ वही है जो मेरी स्टेट ऑफ माइंड है, आज भी मेरा सुख दुख मेरी स्टेट ऑफ माइंड है। जब कल शरीर नहीं रहेगा तो भी मेरा सुख दुख मेरी स्टेट ऑफ माइंड है। तो यदि ये स्वीकार हमको हो जाएगा कि मानव का मूल रूप विचार है, सुख एक वैचारिक तथ्य है, ये मेरी शक्ल नहीं है, शरीर की शक्ल है। मेरी शक्ल तो मेरा विचार है, जिसके विचार अच्छे होते हैं लोग उसको पसंद करते हैं, किसी के विचार अच्छे नहीं है दूसरा उसको पसंद नहीं करता है, चाहे अपने घर का ही आदमी क्यों ना हो। इसका मतलब है जीवन को शरीर की भाषा समझ में आती है कि जीवन को विचार की भाषा ही समझ में आती। तो जीवन का मूल रूप, मेरा मूल रूप विचार है। सुख एक वैचारिक तथ्य है। सुख एक वैचारिक तथ्य है का मतलब स्टेट ऑफ माइंड है। तो मेरे विचारों में हार्मनी है, मेरे विचारों में सॉल्यूशन है, मेरे को ये एग्जिस्टेंस रूपी मशीन का डिज़ाइन समझ में आता है और उसके साथ मैंने अपने आप को अलाइन किया है, इसका नाम सुख। तो मुश्किल नहीं है ना। अब इन लाइन पे हमको एक दरवाज़ा खुल गया, अरे यार ये शरीर भी जब हम कह रहे हैं, जब हम हमारी धरती कह रहे हैं, अभी तो हमारा गुजरात से आगे नहीं कभी कभी निकलते हैं, गुजराती तो फिर भी बाहर बहुत निकल गए। मेरा गांव, मेरा राज्य, मेरी भाषा, भाषाओं के झगड़े, है ना। अभी तो हम धरती अपना प्लेनेट है ये भी नहीं सोच पाते हैं, इतना भी हमारी चेतना का विस्तार नहीं है। तो ये धरती का मामला ही नहीं है, सौर मंडल सहित पूरी धरती है। और ज्योतिषी बता देता है तुम्हारी 7.5 आ गई, अब ले निपटो 7.5 से। अब 7.5 का मतलब कोई शनि है जो घूम रहा है, उसके घूमने से कोई भौतिक रासायनिक परिवर्तन होता है, उसकी वजह से कुछ परिवर्तन जिंदगी में आते हैं। अब ये क्यों मेरे पीछे शनि पड़ा है भाई, मैं तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा हूं। तो ये जितना भी ब्रह्मांडीय किरणें हैं, जितना भी ये कॉस्मिक रेज है, ब्रह्मांडीय किरणों का एक सतत एक वातावरण बना हुआ है। सभी ग्रह का अपना एक स्वरूप है, ये स्वरूप एक दूसरे को प्रभावित करता है। ये प्रभावित करने से घटनाओं का कोई क्रम बनता है, घटनाओं से हम प्रभावित होते हैं क्योंकि हम स्वयं को शरीर मानते हैं। जागृत मानव इन घटनाओं से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि जीवन किसी भी भौतिक रासायनिक घटना से प्रभावित होने वाली चीज है ही नहीं। मैं आज और अभी मुक्त हूँ, मैं आज और अभी अमर हूँ। मैं अपनी अमरता को नहीं पहचानता हूँ, मैं अपने स्वरूप को नहीं पहचानता हूँ, इसलिए तमाम भौतिकता के साथ अपने आप को एसोसिएट करता हूँ। मेरी पहचान, मेरा सम्मान मेरे से बाहर कहीं दूसरे पे ही निर्भर रहता है ना। मेरी पहचान, मेरा सम्मान, जैसे जैसे मैं अपने आप को पहचानता हूँ तो मैं दूसरों की टिप्पणियों से मुक्त हो जाता हूँ। बढ़िया सूत्र है,
स्व मूल्यांकन है तो पर मूल्यांकन नहीं है, पर मूल्यांकन है तो स्व मूल्यांकन नहीं है। यही स्वतंत्रता है कि मेरा सुख मेरे पास है। जब भी मेरा सुख किसी दूसरे का मोहताज है, जान लीजिए कि दुख बहुत आसपास है। और आप देख लीजिए, हमारी पहचान के लिए हम चीज़ों पे निर्भर हैं, किसी व्यक्ति पे निर्भर हैं, है ना। ये सबसे मुक्ति पाना ही हमारी आगे की यात्रा है। तो ऐसा हमारे ध्यान में आएगा तो ये बड़े सिस्टम को, है ना, और इसके लिए कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी पढ़ाई लिखाई करी है तब ये सिस्टम समझ में आ रहा है। अनपढ़ व्यक्ति को भी ये ध्यान में आ जाएगा कि हमारे फेफड़े कैसे काम कर रहे हैं, ये प्रकृति कैसे काम कर रही है, हमारा भोजन कहाँ से आ रहा है, हमारी हवा कहाँ से आ रही, हमारा पानी कहाँ से आ रहा है। कैसे इस धरती को, कैसे सिस्टम को पता चला होगा। धरती में भी पानी का वही रेशो है, हमारे शरीर में भी पानी का वही रेशो है, पशु पक्षी में भी पानी का वही रेशो है। ये डिज़ाइन कैसे बन रहे हैं? तो इसको समझने के लिए एक बढ़िया बात ध्यान में आती है कि इसको कहा गया, व्यापक वस्तु को पहचाना गया कि व्यापक वस्तु अपने आप में पूर्ण है, स्थिति पूर्ण है, उसकी स्थिति में कभी कोई बदलाव नहीं आता। एक ऐसी वास्तविकता जिसको समझा जा सकता है, समझाया जा सकता है, जिया जा सकता है और उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए उसको एक नाम सत्य भी दिया। हाँ, पूर्ण है का मतलब है कि फैलाव के रूप में कहाँ तक है, खालिस्तान कहाँ तक है नहीं मालूम, तो इसको असीम कह दिया। जिसकी सीमा को नहीं पहचाना जा सकता उसको असीम कह दिया। ठीक। पूर्ण है का मतलब जो कम अधिक से मुक्त है और जिसकी निरंतरता है। इसमें ना कुछ जोड़ा जा सकता है, ना कुछ घटाया जा सकता है, ना प्रभावित किया जा सकता है, ना खंडित किया जा सकता है, इसको किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया जा सकता। खालिस्तान एक ऐसी वास्तविकता जिसको किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया जा सकता, जिसको क्रिया शून्य का मतलब ही है कि क्रिया शून्य, है ना। ऐसी वास्तविकता जिसमें था, थी, गा, गेगी सब खत्म हो गया है, कहाँ से आया सब खत्म, कहाँ जाएगा सब खत्म। ये किसी को ऊर्जा देता है? बिल्कुल नहीं। खालिस्तान ऊर्जा देना भी क्रिया है, तो खालिस्तान किसी को ऊर्जा देता नहीं है। खालिस्तान में होने मात्र से इकाइयाँ ऊर्जित हैं, इकाइयाँ अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं, उस सेंस में उसको बोल रहे हैं। तो पूर्ण का मतलब है कम अधिक से मुक्त, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो है और जिसकी महिमा सभी इकाइयों से प्रकाशित है। धीरे धीरे हम उसको समझेंगे। अपोजिट आपकी कंडीशनिंग में है, उधर नहीं। हाँ, बताओ क्या अपोजिट है? हाँ ये नहीं, जहाँ तक मुझे नहीं, जहाँ तक मेरी जड़ संसार की कंडीशनिंग है वो ऐसा बोलती है, वो ठीक बोलती। इसलिए मैंने बोलते समय भी कहा था कि अभी हमारा सारा ज्ञान, सारा तर्क का स्वरूप, सब कुछ जड़ संसार से जुड़ा हुआ है। ऊर्जा बोलते ही हमारे भीतर क्रिया का कंडीशनिंग आता है, क्रिया बोलते ही गति का कंडीशनिंग आता है। जब जैसे इसको क्रिया बोलते हैं तुरंत हमारे को ये सेट नहीं होता है, लेकिन शब्द तो वही हैं। उन्हीं शब्दों से हम उस महिमा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि अस्तित्व के अनुरूप आपकी कल्पनाशीलता को होना है कि आपकी कल्पनाशीलता के अनुरूप अस्तित्व को होना है। ऐसी कुछ बातें अपने आप से करने से हम दोबारा एक बार अपने आप को रीसेट करते हैं। अस्तित्व तो है ही, तुम समझो तो ठीक, नहीं समझो तो ठीक, है ना। और प्रॉब्लम आपकी है, अस्तित्व की कोई प्रॉब्लम है नहीं। धरती नष्ट भी हो जाए तो भी अस्तित्व को कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा बन जाएगी। ठीक है, फिर लगेंगे 2000 करोड़ साल, जो भी कुछ लगते होंगे। तो अस्तित्व का मतलब है कि अस्तित्व अपने आप में कोई एक नित्य वर्तमान जिसको बोला। हाँ, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ तो मुझको फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मेरे जीने में ट्रांसलेट नहीं होता है, क्योंकि मेरे विचारों में, जैसे विचारों में कन्फ्लिक्ट आ गया अभी कि मेरे को तो लगता है ऐसा होना चाहिए। कन्फ्लिक्ट आ गया तब उसको रिजॉल्व करो। हमको कन्फ्लिक्ट के साथ जीना स्वीकार है कि सॉल्यूशन के साथ जीना स्वीकार? तो इसलिए अब ढूंढो क्या हुआ। सच्चाई को देखो, लॉजिक को अपने छोड़ दो, सच्चाई को देखो। सच्चाई कैसी है? हम किसकी बात कर रहे हैं? खालिस्तान कहाँ तक है? असीम है। परिभाषा विधि से देखो। इस पूरे दर्शन को अप्रोच करने का तरीका परिभाषा विधि है। परिभाषा का मतलब है, आदरणीय नागराज जी ने परंपरा के उपलब्ध शब्दों को
जैसा उन्होंने अस्तित्व को देखा, उनकी परिभाषा किया कि भाई मेरे इस शब्द से ये मतलब है, तुम अपना मतलब मत निकालो। और कोई भी दर्शनकार को ऐसा ही करना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि हर दर्शन की अपनी एक शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है, उससे ही उसको समझना होता है। तो इसलिए मैंने कहा पहले प्योरिटी के साथ में सुना जाए। तो क्या बोला? असीम है। पूर्ण की परिभाषा क्या है? जो कम अधिक से मुक्त होता है, जो है, जिसको समझा जा सकता है, जिया जा सकता है। सच्चाई की परिभाषा ही है कि जिसको समझा जा सकता है, जिया जा सकता है और जिसके होने की निरंतरता है। तो इस रूप में देखा जाए तो व्यापक वस्तु, खाली स्थान अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि उसमें कुछ जोड़ा नहीं जा सकता, घटाया नहीं जा सकता, प्रभावित नहीं किया जा सकता। तो इस अर्थ में कहा, और वो है, और धीरे धीरे हम समझने की कोशिश कर ही रहे हैं और समझेंगे। तो पूर्ण का मतलब है मानव में भी क्रियापूर्णता बोला। उसमें क्या बोला? स्थिति पूर्णता। मानव में क्या बोला? क्रियापूर्णता। क्रियापूर्णता का मतलब है, क्रिया मतलब उसमें समझने की क्रिया है, समझने की क्रिया की तृप्ति हो गई। फिर बोला आचरण की पूर्णता। तो ये आचरण की पूर्णता, ये सब क्रिया वाला पार्ट है। लेकिन वहां बोल रहे हैं स्थिति की पूर्णता। स्थिति की पूर्णता का मतलब उसमें कभी कोई परिवर्तन, कभी कोई क्रिया है ही नहीं, क्रिया शून्य। तो वो कुछ अलग तरह की वास्तविकता होगी। मैं जीवन कुछ अलग तरह की वास्तविकता है, जड़ कुछ अलग तरह की वास्तविकता है। इन सब के कैसे संयोग हो रहा है, उसको धीरे धीरे हम अप्रोच करेंगे। बढ़िया। मेरा नाम दर्शन है और मैं ये जानूँ दर्शन क्या है, वो क्या क्या दर्शन? तो आप कोई समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। आपका भैया नाम ही दर्शन। भैया, ये सह अस्तित्व जो है उसका प्रयोजन है जागृति पूर्णता, जो हाँ। हमको समझ में आया है। तो जो प्रोग्राम लिखा हुआ होगा, सॉफ्टवेयर जो भी लिखा है, हाँ। वो राइट इन द बिगिनिंग किसी ने लिखा है, वो छोड़ दीजिए। अब राइट बिगिनिंग इसमें है ही नहीं। नहीं, मतलब जो भी लिखा है वो हाँ, है लिखा। हाँ, है। तो उससे सारी घटनाएं हमारी ज़िंदगी में भी हो रही है। तो जो नियति हम जो बोल रहे हैं, हम उसको कैसे ले रहे हैं? अगर गलत तरीके से ले रहे हैं तो हम तकलीफ में आ रहे हैं। नियति मतलब नियम से, जो नियम से होता है उसका नाम नियति है। तो वो जो सेट किया है उसमें मॉडिफिकेशन कुछ नहीं होता है, जो नियम है वो वही रहेगा हाँ, उसमें कुछ नहीं हो सकता। तो खाली हमको उसको ठीक से समझना है। बढ़िया सूत्र है, जो था नहीं वो होता नहीं, जो था नहीं वो होता नहीं। इसका मतलब जो यहाँ हो रहा है वो है ही, यहाँ नहीं है, किसी और प्लेनेट पे है। हमारे ज़िले में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, दूसरे ज़िले में तो इंजीनियरिंग कॉलेज है ही है। जो वहाँ था उसी को यहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं, तो कोई ख़ास बात नहीं है, पहली बार नहीं हो रहा है, इतनी बात नहीं, मतलब नियति से जो होगा वो होगा ही, खाली हम उसको कैसा ले रहे हैं। अस्तित्व स्थिर है, जागृति निश्चित है, यही सॉफ्टवेयर। बढ़िया। तो इतना निश्चितता आती है, इतना आराम आता है कि तमाम ये विचारों की उथल पुथल, ये भूतकाल की पीड़ा, ये वर्तमान का विरोध, ये भविष्य की चिंता, सब सेटल हो जाता है। जागृति ही मानव का इष्ट है। इष्ट मतलब जिसको पाना है। सत्य का मतलब है ऐसी कोई वास्तविकता जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है और वो हमेशा एक समान, एक स्वरूप में बना ही रहता है। उसका नाम सत्य, जो एक जैसा सदा सदा के लिए विद्यमान है, हमेशा है, उसमें कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता है, उसका नाम सत्य है। जो बदल जाए वो सत्य क्या? ऐसा। हाँ जी, माइक पीछे, माइक दीजिए। अभी हमने मतलब आप मुझे कहाँ से हो? गुजरात, सूरत। सूरत से। मुझे ऐसा थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि समझ मेरी सही है कि गलत है, वो आप बताओ। ऊपर उठ जाओ, ज़्यादा ऊपर नहीं, थोड़ा बीच। नहीं उठ पाऊंगी ज़्यादा। हमने जो अवस्थाएं देखी कि आपने बताया कि 450 मतलब 150 करोड़ साल हुए प्राणावस्था को पूर्ण होने में, जड़ अवस्था को। इस तरह से दूसरी अवस्था भी अपने आप में पूर्ण हुई, तो उसको भी इतने साल लगे। तो अस्तित्व ने पहले उसके लिए वर्क किया, फिर दूसरे के लिए वर्क किया, तो अभी उस तरह से अस्तित्व हमारे लिए वर्क कर रहा है।
और इसका मतलब ये हुआ ना एक तरीके से कि ये जिस तरह से दूसरे जो आयाम है वो इकाई है वो पूर्ण हुई, तो इस तरह से हम भी कभी ना कभी पूर्ण होंगे बहुत जल्दी। तो उसके बाद उसका कुछ और भी ये सोचा। पहली बार है शायद कि आदरणीय नागराज जी ये बोल रहे हैं कि इसी शरीर यात्रा में पूर्णता को पाना है। जो पहले के एग्जाम्पल कभी उनके ही श्रीमुख से सुने हमने, तो देखो हमने कोई बहुत शास्त्र वास्त्र पढ़े नहीं है, हमारा कोई पुराना ज्ञान उस तरह का नहीं है। तो उनके साथ रह के जो उनसे कभी सुनने को मिलता रहा, तो पहले इस तरह के वो दिए जाते थे कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते, उनमें से कोई एक व्यक्ति को ज्ञान होता है। इस तरह की चीज़ें परंपरा में कही गई है। आदरणीय नागराज जी बोल रहे हैं कि इसी शरीर यात्रा में यदि हम सिंसियरली एक वातावरण बन जाए, अभी वातावरण नहीं है उस कारण हमारे को डिले होता है, उस कारण हमारी मेहनत, आपको लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। जैसे जैसे वातावरण तैयार होते जाएगा, अभी हमारे बच्चे को हम किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे देश में हमको लगता है कि एक वातावरण उतना बढ़िया नहीं है, तो हम अमेरिका में या किसी और कंट्री में एक इंस्टीट्यूशन को चुनते हैं। क्या चीज़ के लिए चुन रहे हैं? वहाँ उस चीज़ के लिए ज़्यादा अच्छा वातावरण है, उसको पढ़ने वाले पढ़ाने वाले लोग ज़्यादा सिंसियरिटी के साथ है। तो खेल सारा वातावरण का है। वातावरण जितना गहरा, और वही हमारे हाथ में है, जितना वातावरण गहरा हो जाता है। जैसे लोग बोलते हैं बिजनेस सीखना है तो गुजराती परिवार में पैदा हो जाओ, MBA करने की जरूरत नहीं पड़ती। माइंडसेट में बिजनेस है, सोच में बिजनेस है, तो फाइनली तो सोच में कोई चीज़ आनी है। तो ऐसे सारी चीज़ों को देखोगे तो वातावरण जितना गहरा हो जाएगा, तो ये लंबी छलांग है। और मैं आपको बहुत दिल से इस बात को कहना चाहता हूँ, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जब शुरू में बढ़ रहे थे तो कुछ शंकाएं थी, है ना, कुछ अपनी स्ट्रगल थी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो जो कुछ कहा जा रहा था उस पर बहुत भरोसा हो रहा है, वो शब्द बहुत जीवंत हो रहे हैं। जब नागराज जी पहले बोलते थे ना, समाधि संयम का मतलब है कि वो नारियल लगाना और 20 साल इंतजार करना और उस पर फल आना, है ना, और अध्ययन का मतलब है फल आया हुआ है, चढ़ के तोड़ लिया। तो तब दोनों ही बातें ना सुनाई नहीं देती थी। बड़े लोग हैं भैया, बड़ी बातें करते हैं, अपनी तो जान निकली जा रही है ना। सर अब लगता है कि नहीं, वो ठीक ही बोल रहे थे। उसमें अगर बहुत ब्रॉड वे में सोचे ना, तो ये लगता है कि ओके एक दिन ये पूर्ण होगा और ये सब चल रहा है। अगर एकदम सूक्ष्म तरीके से देखें तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि इतनी असमानता क्यों है सब जगह पर। और फॉर एग्जांपल मुझे अगर अच्छे फैमिली से मैं बिलोंग कर रही हूँ, मतलब अच्छे मीन्स कि जहाँ पे मुझे एक सोच मिली है, तो मैं इस तरह से आगे बढ़ रही हूँ। लेकिन उन लोगों को क्या, जो लोग ऐसे बैकग्राउंड से है जिनको ये रास्ता मिल ही नहीं रहा है, वही तो वो सिमिलैरिटी क्यों नहीं है? अगर ये सब क्या है, वो यही चीज़ें सिमिलैरिटी को पैदा करती। अविकसित विकसित के लिए, विकसित अविकसित के लिए पूरक होता है, विकसित अविकसित के लिए पूरक होता है, उसके पूरा होने में सहयोगी होता है, यही उसकी उपयोगिता है ना? तो इस तरह के ख्याल आना, मैं कभी कभी अपने गांव में अपने ही जो जैसे चाचा ताऊ के बच्चे होते हैं ना, हम लोग बचपन में साथ में खेले थे। हमारे पिताजी बाहर नौकरी करते थे, हम बाहर पढ़ने आ गए, पढ़ लिख के हमारी अच्छी नौकरियां लग गई, हम शहर में रहने लगे। फिर हम गांव में जाते थे, उन सब से मिलते थे जिनके साथ हम खेले थे, तो उनकी स्थितियाँ, बहुत सारी स्थितियाँ अच्छी नहीं थी। तो कभी कभी आँख में रोना आता था, यार इनका इतना ही तो दोष है ना, इनको अवसर नहीं मिला। अवसर मिला होता, बस्तर में आदिवासियों के लिए रामकृष्ण मिशन ने अबुझमाड़ में एक स्कूल खोला, और वो स्कूल के बच्चे विदाउट रिजर्वेशन इंजीनियरिंग मेडिकल में गए। इसका मतलब संभावना तो सब में सेम है, वातावरण मिलने की बात है। सेम का मतलब थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन रहेगा, वातावरण मिलने की बात है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, जिनको कोई बेहतर स्थिति, आपको जो बेहतर स्थिति मिली है वो चिल करने के लिए नहीं मिली है। आपको जो बेहतर स्थिति मिली है, जिनकी स्थिति बेहतर नहीं है, उनको सपोर्ट करने के लिए मिली है। ऐसा ध्यान में आएगा तो उद्धार हो जाएगा। जी बढ़िया। कहाँ थे हम? एक जैसे यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिया है खालिस्तान का, उसी में ही आपस में समझने की प्रयास चल रहा है मन में। जैसे ज्ञान
कहा है स्पेस को हमने, उसी को हम ज्ञान बोल रहे हैं, खालिस्तान को। तो ज्ञान भी, ज्ञान को मैंने अभी कहा नहीं है, तो थोड़ा सा वक्त आने से मैं कहूँगा। ओके, नहीं मेरे जो मन में प्रोसेस चल रहा है आप वो बोल मैं दीजिए। एक बार बोल देता हूँ, बोल दीजिए, फिर बोल अगर दीजिए। आगे आंसर आना होगा तो आई कैन वेट। कोई बात, कोई बात। तो ज्ञान भी असीम हुआ। हाँ, ज्ञान होने के स्वरूप में असीम है। जैसे होने के स्वरूप में इकाइयाँ कितनी हैं? अनंत। होने के स्वरूप में व्यापक का फैलाव कितना है? अनंत। होने के रूप में इकाइयाँ कितनी हैं? 2। एक परमाणु समझ, जड़ परमाणु समझ में आया तो पूरा भौतिक रासायनिक संसार निपट गया। घर में चावल बनाया, एक को पकड़ते हो कि सारी पकड़ लेते हो? सारे पकड़ लिए तो खाओगे क्या? तो एक पकड़ के देख लेते हैं, सबका हाल पता चल जाता है। तो एक जड़ परमाणु समझ में आया तो पूरा जड़ संसार समझ में आ गया। एक सेल समझ में आया तो पूरा प्राण संसार समझ में आ गया। एक जीवन अपना स्वयं का होना समझ में आया तो पूरी मानव जाति की असमानताएं समानताओं के स्वरूप में दिखने लगी। और व्यापक वस्तु समझ में आया तो काम ही पूरा हो गया। इतना ही काम है, तो ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा काम है नहीं। जितनी लंबी जिंदगी है, जितना अवसर है समझने का, उसकी तुलना में मामला लंबा चौड़ा है नहीं। अपनी पात्रता ही विकसित होनी है। पात्रता विकसित होने के क्रम में जो समय और पात्रता और वातावरण दोनों के संयोग में इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे आपने इस तरह से एक्सप्लेन किया, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल हो रहा है। लेकिन हम जब ट्रुथ फाइंडिंग की बात करते हैं, किसी सच को जानने की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं कि पूरी तस्वीर जब तक हम नहीं देखते हैं तब तक हम पार्ट देख रहे हैं, और पार्ट को देख के हम सच को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो वो एक कंसेप्ट माइंड में लेके चल रहा है। जब यहाँ पे हम खालिस्तान या उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं तो सत्य, ज्ञान, असीम, पूर्ण, इन सबको एक साथ रख के देखते हैं। तो वो कंसेप्ट यहाँ पे मैं अप्लाई करूँ समझने के लिए कि ये मतलब अभी थोड़ा सा ऐसा है कि आप मंटेरिया में आए हो, अभी आप केवल हॉल तक पहुँचे हो और किचन तक पहुँचते हो, बीच बीच में आजू बाजू कुछ देख लेते हो, लेकिन ये 36 एकड़ में है और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसका मतलब है कि एक बार सारा घूम लेंगे, फिर कोई भी चीज़ के बारे में बात करेंगे, अपने को पता है कहाँ पे है। तो एक पूरा व्यू आने से 36 एकड़ में जो कुछ भी है मुझको पता है, फिर मेरा हॉल कहाँ है मुझको पता है, फिर हमारा कमरा कहाँ है वो भी पता है, किचन कहाँ है वो पता है, एंट्री कहाँ से है वो पता है। तो एक बार पूरा व्यू जब तक नहीं आएगा, तो पूरा व्यू आने के लिए ये इस डिटेल में जाएंगे, कोई पॉइंट के बाद ये सारे शब्द एक साथ मर्ज हो जाते हैं, फिर ये इतने अलग अलग नहीं दिखते। नहीं, डाउट फिर वही आ रहा है, पूरा व्यू है ये कि मतलब जब असीम हम फैलाव इसका इतना है, पता ही नहीं हमें तो पूरा व्यू है या नहीं। अब ये ध्यान में आ गया ना, अनंत धरतियां होंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुल मिला के 108 118 परमाणु ही होंगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। समझ में आ गया? तो अनंत को समझने की जरूरत है कि परमाणु को समझने की जरूरत है? इतनी तो बात है। एक बार सेल समझ में आ गई तो मानव के शरीर का अध्ययन हो सकता है। पर्पस समझ में आ गया तो शरीर का प्रयोजन क्या है उसके साथ कनेक्ट हो गया। तो जैसे जैसे हम आगे चले, इसी शिविर में इन्हीं 7 दिन के अंत तक पहुंचते पहुंचते आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। थैंक यू। तो दर्शन का मतलब, आप कह रहे हो तो खोल देते हैं। देखिए, दर्शन का मतलब देखना, और जो देखना है, दर्शन जो होता है वो किसी दृष्टि के साथ होता है, और दृष्टि किसी दर्शक के पास होती है। हाँ, ऐसे ही दर्शन में ऐसे ही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो कोई एक दर्शक है, मतलब मानव है, दर्शक की एक दृष्टि है, दृष्टि के अनुसार वो दर्शन करता है, दर्शन करता है तो फाइनली वो, उसका नाम अनुभव है। लोचा कहाँ पे है? सुरती लोचा। तो लोचा यहाँ पे है। दृष्टि प्रिय हित लाभ की है
तो इसकी दर्शन की क्षमता ही नहीं है, ये केवल जड़ चीज़ को देख सकता है। तो खाएगा पिएगा मोटाएगा इतना ही कर सकता है। तो ये दृष्टि न्याय धर्म सत्य की हो गया, अस्तित्व जैसा है वैसा देखने की दृष्टि मिल सकी, ये समाधि संयम से हमको मिला है। तो आदरणीय नागराज जी के समाधि संयम से, है ना, जो हमको दृष्टि मिली, जो हमको सच्चाई का व्यू मिला, उस दृष्टि को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। उस दृष्टि से हम दर्शन करते हैं। दर्शन हुआ, इसको अवधारणा कहा, और फाइनली अनुभव हुआ, ये आत्मा में हुआ। तो अभी हमारी यात्रा बस दृष्टि और दर्शन मिला के इतना है कि हमारे को जिंदा रहने का ज्ञान है, इधर ऊपर में जीने का ज्ञान है। यहाँ जो दर्शन हो रहा है वो शरीर फिजिकल चीज़ों का हो रहा है। तो सारा खेल इस बात का है कि अस्तित्व को देखने की दृष्टि हमारी मिल जाए। हमको दिल्ली जाना है और दिल्ली का हमको एड्रेस पूरा मिल जाए, तो फिर हम अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। अब मुझको दिल्ली जाना है और यही पता नहीं दिल्ली अस्तित्व में इस पूरे वर्ल्ड में है कहाँ पे, तो मैं यात्रा कैसे शुरू करूँगा? तो इस दर्शन से हमको क्लियर पिक्चर मिल गई कि हमको बेसिकली अपनी कल्पनाशीलता को कहाँ लगाना है। तो दर्शन का मतलब है कि अस्तित्व जैसा है, संसार क्या है, मैं क्या हूँ, करना क्या है, इसको मैं पूरा पा सकूँ, इसका नाम दर्शन। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हम 3 बाह्य दर्शक है, दूसरे का बाह्य दर्पण है और मैं दर्शन हूँ। क्या बात। तो एक का अनुभव भी रख लो। अब बच्चों के नाम आगे रख लेना, बच्चों के नाम आगे भास, आभास, प्रतीति, अनुभव ऐसे रख सकते। पर्व आइए। भैया हाँ, शायद मैंने ठीक से नहीं सुना। ऊपर उठ जाओ। भैया शायद मैंने ठीक से नहीं सुना। आपने ऐसा कहा था कि क्रिया जो होती है 2 इकाइयों की परस्परता में होती है, या इकाई खुद क्रिया है? इकाई खुद भी क्रिया, जो खुद क्रिया है वो भी कुछ इकाइयों की वो अंशों की परस्परता है। मूल में जो सबसे छोटी इकाई का स्वरूप हमने देखा वो हम बोल रहे हैं कि परमाणु है। परमाणु अपने आप में क्या है? कुछ अंशों की परस्परता है। कुछ अंशों ने परस्परता पहचानी, उसका नाम परमाणु है। कुछ परमाणु ने परस्परता को पहचाना, इसका नाम अणु है। कुछ अणुओं ने परस्परता को पहचाना, इसका नाम सेल है। कुछ सेल ने परस्परता को पहचाना, इसका नाम टिश्यू है। कुछ टिश्यू ने पहचाना, इसका नाम अंग है, और आगे तक है। तो इसीलिए वो जीवन परमाणु में भी हम कहेंगे कि जब भी क्रिया की बात करेंगे वो इकाइयों की परस्परता है, क्योंकि उसमें भी अंश है, अलग देख। थैंक यू जी। है ओके भैया, तो मेरा सवाल मैं यहाँ पर ही आता हूँ। मेरा सवाल ये था कि दृष्टि जो है, जो हम आँख से देखते हैं, एक ये दृष्टि है। हाँ, और एक हमारे मन की दृष्टि है। हाँ, मन की नहीं, चित्त की दृष्टि, चित्त की पूरे दृष्टि, जीवन की दृष्टि। जीवन की दृष्टि। कुछ मन देखता है, कुछ वृत्ति देखता है, कुछ चित्त देखता है, उससे अधिक बुद्धि देखता है, उससे अधिक आत्मा देखता है। तो दृष्टि के बारे में बहुत सारे मैं आगे लोगों से बात करता हूँ, तो दृष्टि का आँख से देखते दृष्टि है, और एक हमारे चित्त के अंदर जो दृष्टि है, तो यहाँ पर चित्त के द्वारा दृष्टि देखने की बात है। बेसिकली वृत्ति में कह रहे हैं 6 दृष्टियाँ होती हैं वृत्ति में। जब हम आगे जीवन क्रिया की बात करेंगे तब आ जाएंगे। प्रिय हित लाभ और न्याय धर्म सत्य। तो अभी मोटे रूप में प्रिय हित लाभ का मतलब है स्वयं को शरीर मान के जीना, शरीर के लिए जीना। न्याय धर्म सत्य का मतलब है ये अस्तित्व क्या है, मैं क्या हूँ और करना क्या है, संपूर्ण को समझकर संपूर्ण के साथ में जीना, सहअस्तित्व को समझकर सहअस्तित्व पूर्वक जीना। तो सारी पीड़ाएं हम जब प्रिय हित लाभ में दृष्टि से देखते हैं तभी पीड़ा है। जब हम न्याय धर्म सत्य से देखते प्रिय हित हैं, लाभ की दृष्टि अपने आप में पीड़ा नहीं है। प्रिय हित लाभ की दृष्टि का कोई पर्पस है, उससे अधिक जब देखने की कोशिश करते हैं तो वो पीड़ा हो जाती है। प्रिय हित लाभ की दृष्टि पुराने शरीर बने रहें, नए शरीर बनते रहें, इस अर्थ में पॉजिटिवली उसका भी पर्पस है। उससे अधिक कुछ करेंगे तो वो नहीं उसमें हो पाता। प्रिय हित लाभ की दृष्टि से हम अपने में सुख की निरंतरता पा जाएंगे, परिवार में पैसा आने से सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो संबंध में जीने के लिए उपयोगी नहीं है, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उपयोगी है।
है? अरे वो दर्शक के नाम, ये देखो ऐसे नोट करोगे तो कैसे काम होएगा। ये बोला, ये दर्शक के बाजू में जो लिखा कि हमारे पास अभी तक इतना ही तरीका था कि या तो प्रियहित लाभ की दृष्टि से शरीर को भोग की ओर ले जाएं, शरीर से सुख होने की तरफ जाएं, या प्रियहित लाभ की दृष्टि को चित्तवृत्ति निरोध करें। तो या तो हम चित्तवृत्ति को निरोध कर दें या हम उसको भोग की ओर ले जाएं। हमारे पास दो ही रास्ते खुले थे। दर्शन से हमको ये पूरा अस्तित्व कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, मैं कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, और मेरे जीने का स्वरूप क्या होगा, मानवीय आचरण क्या है, ये पूरा खुल गया। तो इस न्याय धर्म सत्य की दृष्टि को हम यहाँ इसकी अपेक्षा बनाई है और ये हमारे को पूरी सूचना उपलब्ध हो गई, तो हमारे लिए एक नया रास्ता बन गया जो हमको ऊपर तक लेके जाएगा। तो न्याय धर्म सत्य की दृष्टि कहाँ से आई, उसको लिखा है समाधि संयम से आई। हो गया? कहाँ थे? कहाँ थे? मूल ऊर्जा। तो हम यहाँ थे कि खालिस्तान, तो ये खालिस्तान खाली नहीं है, खालिस्तान खाली नहीं है, खालिस्तान ऊर्जा स्वरूप है। यहाँ आ गए। और ये कैसी ऊर्जा है? निरपेक्ष ऊर्जा है। निरपेक्ष मतलब जिसके होने का कोई कारण है वो सापेक्ष ऊर्जा, जिसके होने का कोई दूसरा कारण नहीं है वो निरपेक्ष ऊर्जा। जैसे हम कह रहे हैं हाइडल पावर किसकी वजह से आ रही है? पानी के कारण, है ना। थर्मल पावर कोयले के कारण, एटॉमिक पावर एटम के कारण। तो ये निरपेक्ष ऊर्जा का दूसरा कोई कारण नहीं है, वो स्वयं में खालिस्तान में ऊर्जा है कि खालिस्तान ऊर्जा स्वरूप है। खालिस्तान ऊर्जा ही है, खालिस्तान में ऊर्जा नहीं है। खालिस्तान ऊर्जा स्वरूप है, खालिस्तान ही ऊर्जा है। तो ये खालिस्तान नहीं है, हम सब ऊर्जा में हैं। ये पूरी सृष्टि ऊर्जा में है और ऊर्जा में है। ठीक। साम्य ऊर्जा मतलब सभी इकाइयों को सदा सदा के लिए समान रूप से प्राप्त है। कहीं भी जाइए, खाली स्थान से किसी इकाई को बाहर निकाल सकें ऐसी कोई कल्पना हम नहीं कर सकते। तो इकाई हम सशरीर हैं तो भी खाली स्थान में है, बिना शरीर के हैं तो भी खाली स्थान में है ना, सब कुछ खाली स्थान में है। रूप परिवर्तन भौतिक रासायनिक वस्तुओं में हो सकता है, वो भी खाली स्थान में है। मूल ऊर्जा मतलब, अब ये काम की बात है। मूल ऊर्जा का मतलब है, देखिए जब सैटेलाइट जाता है ऊपर तो उसको घूमने के लिए कोई ऊर्जा नहीं लगती। वो जो घूमते रहता है उसको घुमाने के लिए ऊर्जा नहीं लगती, क्योंकि वहाँ कोई रोकने वाली चीज़ नहीं है। एक बार धक्का लग गया, अब रोकने वाली कोई चीज़ नहीं है तो धक्का लग गया तो घूमते रहता है। ये तो समझ में आ गया। तो परमाणु में भी पार्टिकल लगातार घूम रहे हैं, पर सवाल ये खड़ा होता है कि पहला धक्का किसने मारा। पहला धक्का किसने मारा, है ना। तो ये समझने की बात है। तो यहाँ ये बढ़िया समझने की बात आ गई। तो अब ये हमको नियम नियंत्रण भी ध्यान में आएगा। तो एक बढ़िया सूत्र है कि सृष्टि में सभी इकाइयां अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं। सृष्टि में, मैं बोलता हूं, आप लिखना हो लिख लेना शॉर्ट में। सृष्टि में सभी इकाइयां अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं। जड़ उसको पाकर क्रियाशीलता के रूप में प्रकाशित है। किसको पाकर? मूल ऊर्जा को पाकर। जड़ मूल ऊर्जा को पाकर क्रियाशीलता के रूप में प्रकाशित है। प्राण संसार मूल ऊर्जा को पाकर स्पंदनशीलता के रूप में प्रकाशित है।
अब नीचे तो टिक टिक मारते रहो ना, सेम लाइन है। जड़ मूल ऊर्जा को पाकर क्रियाशीलता के रूप में प्रकाशित है। प्राण संसार मूल ऊर्जा को पाकर स्पंदनशीलता के रूप में, स्पंदनशीलता मतलब जो संकोचन प्रसारण कोशिका में होता है, फैलना सिकुड़ना होता है, उसको स्पंदन बोलते हैं। प्राण संसार उसको पाकर स्पंदनशीलता के रूप में प्रकाशित है। जीव संसार उसको पाकर संवेदनशीलता के रूप में प्रकाशित है। भ्रमित मानव उसको पाकर कल्पनाशीलता के रूप में प्रकाशित है। जागृत मानव उसको पाकर ज्ञान स्वरूप में प्रकाशित है। बस इतनी ही कहानी। जागृत मानव उसको पाकर जागृत मानस से व्यापक वस्तु ज्ञान के रूप में व्यक्त है। जीवन और शरीर के सहअस्तित्व में जो व्यक्त प्रभाव है उसको भ्रमित मानव में कल्पनाशीलता कह रहे हैं। इसको हम समझेंगे अभी, पहले एक बार सूत्र लिख लेते हैं फिर समझते हैं। भ्रमित मानव में वही कल्पनाशीलता है, जागृत मानव में वही ज्ञान के रूप में व्यक्त होता है। अब यहाँ से काफ़ी कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें खुल के सामने आएंगी और बहुत सारी चीज़ों का हमारे ध्यान में आएगा। देखो एक बात हमारे ध्यान में आती है, ये हो गया, आगे चलो, रिपीट कर दो। सभी इकाइयां अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं। सभी इकाइयां मूल ऊर्जा में अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं। इसी को सहअस्तित्व बोल रहे हैं। टेक्निकली दर्शन में जब सहअस्तित्व बोल रहे हैं तो ऊर्जा और इकाई का सहअस्तित्व है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। इसको सहअस्तित्व नित्य वर्तमान कह रहे हैं। इकाई को ऊर्जा से बाहर नहीं निकाला जा सकता। और सभी इकाइयां अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं। पात्रता सबकी अलग अलग है। जड़ संसार उसको पाकर क्रियाशीलता के रूप में प्रकाशित है। तो जड़ संसार में हमको क्रियाशीलता दिखाई देती है। तो मूल ऊर्जा और जड़ संसार के सहअस्तित्व में जो व्यक्त प्रभाव है, जो व्यक्त स्थिति है, उसको हम क्रियाशीलता के रूप में पहचानते हैं। प्राण संसार में वो उससे अधिक स्पंदनशीलता के रूप में दिखाई देती है। कोशिकाओं का संकोचन प्रसारण। पशु शरीर को चलाता हुआ जीवन में, पशु शरीर को चलाता हुआ जीवन में वो संवेदनशीलता के रूप में दिखाई देता है। पशुओं में भी जन्म के समय में संवेदनशीलता पाई जाती है। भ्रमित मानव में वो कल्पनाशीलता के रूप में व्यक्त है। और जागृत मानव में ज्ञान स्वरूप में व्यक्त है, ज्ञान के रूप में व्यक्त है। बढ़िया। यही जागृत मानव से ना, जागृत मानव और जीवन, जागृत मानव और व्यापक के सहअस्तित्व में जो व्यक्त प्रभाव है उसको हम संज्ञानशीलता कह रहे हैं। तो क्या हो गया? इससे हमको एक बात तो ये ध्यान में आई कि पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था में पात्रता विकास नहीं होता। केवल मात्र एकमात्र एंटिटी है जिसमें पात्रता का विकास होता है। शेर शेर रहेगा, हजारों साल से शेर है, शेर ही रहेगा। बकरी बकरी रहेगा, आम आम रहेगा, नीम नीम रहेगा, गोल्ड गोल्ड रहेगा। तो सभी चीज़ों में जो पात्रता है वो निश्चित है, उसकी ऊर्जित होने का स्वरूप निश्चित है, इसलिए उनकी अभिव्यक्ति भी निश्चित है। लेकिन एक मानव जो आज लड़ता झगड़ता हुआ दिखाई देगा, वही मानव कल को जागृत मानव के रूप में व्यक्त होगा। एक मानव जो दूसरे को जीने नहीं दे रहा है, वो कल दूसरों के जीने के लिए प्रेरणा स्रोत होगा। ये पात्रता विकास का कार्यक्रम ये केवल मानव के साथ लागू हो रहा है। कैसे हो रहा है उसको हम परमाणु में विकास के रूप में समझेंगे।
क्षमता विकास है नहीं है, तो फिर मानव कैसे डेवलप हुआ? वो किसी ना किसी जीवावस्था से ही डेवलप हुआ है, जो भी हो। वो ठीक है, वो आपका कहना वो उचित है कि सृष्टि में सहअस्तित्व पूर्वक सृष्टि का प्रकटन, ये एक बात है। लेकिन जब हम लोहे की बात कर रहे हैं, लोहा रखे रखे सोना नहीं हो जाएगा जी, है ना। एक बकरी जब पैदा हुई थी तो बकरी थी, और मरते समय तक वो भेड़ बन गई, ये नहीं होगा। वो वंश विधि से ही जिएगा। बंदर का हाथ पैर ऐसा है कि वो अपने लिए बढ़िया मकान बना सकता है, लेकिन हजारों साल से वो बेघर है, उसने मकान की जरूरत उसको नहीं है, तो आने वाले 1000 साल भी वो मकान नहीं बनाएगा। और हम लोग ऐसा है कि बना बनाया मकान ध्वस्त कर देते हैं। जैसे एक चिड़िया घोंसला बनाती है, हमारे यहाँ हापुड़ में कुछ पेड़ हैं जिसपे वो टोकरी वाला रहता है ना, ऊपर टोकरी, बीच में एक फ्लैट, उसमें 2 ऊपर नीचे रहता है ना, बया पक्षी बोलते हैं उसको शायद। तो वो जो हजारों साल से वही घोंसला बनाती है, उसने 1 BHK 2 BHK 3 BHK नहीं किया है। तो ये जो पूरी प्रकृति का जो स्वरूप है वो अपने आप में निश्चित है। तो इस अर्थ में, लेकिन एक मानव को देखेंगे, वो आज उदार दिखाई देता है, कल वो कृपण दिखाई देता है। कोई भी आदमी कैसे भी करवट बदलता है, मतलब उसमें परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। और फाइनली आज का हर मानव कल का भगवान है। हाँ, ये वाक्य दोबारा बोल, ये वाक्य दोबारा। हेलो। हाँ, ये यहाँ बैठता है। ये ऐसा कुछ कहना चाह रहे थे कि वानर से जो मानव बना, तो वहाँ उसकी पात्रता बढ़ी। वहाँ उसकी पात्रता नहीं बढ़ी। अच्छा। वहाँ अस्तित्व ने सहअस्तित्व के क्रम में अगली अवस्था को प्रकट किया। अच्छा, वो बकरी ने सोच के आदमी को प्रकट नहीं किया, है, वो आउटवर्ड क्रिएट किया कुदरत ने। वो सहअस्तित्व में प्रकटन है ना। गाय ने देखा ये गाय हो के ऐसे जीना ठीक नहीं है, तो गाय का मूड बना और उसने मानव को प्रकट कर दिया। ऐसा नहीं हुआ, व्यवस्था नहीं किया अंदर से। वो अस्तित्व सहज व्यवस्था, अस्तित्व, ठीक। वो इकाई का महिमा नहीं है, वो सहअस्तित्व का महिमा। सहज, ठीक। हाँ, उसको पात्रता से नहीं जोड़ेंगे। अब मानव से महामानव की तरफ। पात्रता का मतलब है इकाई निर्णय पूर्वक अपनी स्थिति को बदलती है। पात्रता का मतलब है इकाई निर्णय पूर्वक अपनी स्थिति को बदलती। हाँ जी, हो गया। ये इसको ऐसा कहा जा सकता है कि कल्पनाशीलता का अपग्रेड वर्जन संज्ञानशीलता है। बढ़िया, शानदार। हो गया, आगे बढ़े। तो देखिए कहाँ पहुंच गए। पहला धक्का किसने मारा? ऊर्जा। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि खाना खाने से जो ऊर्जा मिलती है वो सीमित होगी कि असीमित होगी। सोचने की ऊर्जा जो मानव में है वो सीमित है कि असीमित है? असीमित मतलब कितना भी खर्च करो खत्म नहीं हो रही। तो इसका मतलब खाने से आती है क्या? और अच्छा है खाने से नहीं आती है। तो सूखी रोटी खाने वाले के विचार अलग टाइप के होते, बादाम खाने वाले के अलग टाइप के होते, और जो बिल्कुल शेर ही मार के खा गया उसके तो शेर टाइप हो जाते। है क्या हो गया? हाँ, ये सब सोचना पड़ेगा कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, या जैसा रहे मन वैसा खाए अन्न। है ना। ये तो सूरत वाले अच्छे समझते हैं। आज आपका मन हो गया तो ढाबा हो ही जाता है। घर में नॉनवेज नहीं बनता है तो क्या हुआ, बाहर तो है ही है। तो ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में इस तरह की स्थितियाँ नहीं हैं, पर वो अपनी स्थितियाँ उनको बनानी होती है, बाहर बना ही लेते हैं। तो इससे ये समझ में आया कि मन ज़्यादा प्रभावशाली चीज़ है कि अन्न ज़्यादा प्रभावशाली चीज़ है। तो मन अन्न को नियंत्रित करेगा कि अन्न मन को नियंत्रित करेगा? मन ही अन्न को नियंत्रित करेगा, लेकिन अन्न मन को प्रभावित करता है।
प्रभावित करना एक, प्रभावित होना उसमें भी अन्य प्रभावित करता है कि मैं प्रभावित होता हूं, है ना। तुमने मेरे को गुस्सा दिला दिया, ये और डबल जे जबरदस्ती का काम है। मैं उसके मकान से मैं प्रभावित हो गया, उसके कपड़ों से उसके कपड़ों ने, तो भौतिक वस्तुएं हमको प्रभावित करती हैं कि मैं उनको देख के प्रभावित होता हूं। तो भौतिक वस्तुएं किसी को प्रभावित नहीं करती हैं, शरीर किसी को प्रभावित नहीं होता है, करता है। हम शरीर और भौतिक वस्तुएं देख के हम प्रभावित होते हैं। क्या सभी एक समान प्रभावित होते हैं? ऐसा नहीं है। तो धीरे से समझ में आया कि दूसरे ने गुस्सा दिलाया कि आप में गुस्सा था। यहाँ शिविर में आके लोग बोलते हैं आपने कंफ्यूज कर दिया। ए लो, मैंने कंफ्यूज कर दिया कि आप कंफ्यूज थे और आपको पता भी नहीं था, तो आपका कंफ्यूजन आपके सामने आ गया। तो धीरे धीरे हमारे ध्यान में आएगा कि हम भाषा भी कैसा प्रयोग करें। चलिए, तो एक बात ध्यान में आ गई कि खाना खाने से तो विचार की ऊर्जा नहीं आ रही है, तो फिर ये विचार की ऊर्जा कहाँ से आ रही है? तो धीरे धीरे हमारे पास और एटम के अंदर पार्टिकल घूम रहे, इनके लिए ऊर्जा कहाँ से आ रही है? तो धीरे धीरे, और ये सृष्टि कहाँ से प्रकट हो गई? तो मेरे को लगता है कि अब कुछ हम बेसिक सवालों के उत्तर की तरफ चलते हैं, ताकि कुछ बेसिक सवाल हमारे पूरे होने लगे तो हम आगे बढ़ पाएँ। क्या है? ये संख्या बदल गई तो फिर वो गोल रहेगा कि कुछ और हो जाएगा? कुछ और हो जाएगा। तो इसी को हम कह रहे हैं। तो सृष्टि में जितना भी परमाणु हैं, जो भी उनकी संख्या है, लेकिन मूल रूप से मौलिक रूप में अंश एक जैसे हैं, और किसी भी अलग अलग तत्व का मतलब है कि उसमें अंशों की संख्या अलग अलग है। यहाँ तक हम सबको साइंस पढ़ने से इतना हम सबको ध्यान में रहता है। अब मान लो लोहे की बात करें, अब हम आचरण को समझ सकते हैं, नियम को समझ सकते हैं, नियंत्रण कहाँ से आ रहा है उसको समझ सकते हैं। जैसे लोहे के परमाणु में मान लीजिए, मेरे को तो याद नहीं है कितना कितना रहता है, केंद्र में कितना है? याद है किसी को? है ना, केंद्र में कितना? 26। परिवेश में कितने? लगभग डबल हो जाएगा। चलो जो भी है, कुछ अंश केंद्र में है, कुछ परिवेश में है, इसका नाम लोहे का परमाणु है। सभी अंश एक जैसे हैं, तो सभी अंश के ऊर्जित होने का स्वरूप क्या होगा? एक ही प्रकार। तो सभी अंश एक ही जैसे हैं, तो सभी अंश उस मूल ऊर्जा में ऊर्जित हैं। तो एक लोहे का परमाणु की पात्रता कितनी है? जितनी उसमें अंशों की संख्या है और जो उसमें अरेंजमेंट है। अब ये अंश हमेशा कहाँ पे है? अब ये परमाणु हमेशा कहाँ पे है? मूल ऊर्जा में ही है। तो एक परमाणु उतना ही अपनी पात्रता अनुसार उतनी ही ऊर्जा ग्रहण कर पाता है, और जितनी ऊर्जा ग्रहण कर पाता है तो उसका व्यक्त होना कैसा होगा? इसको बहुत सिंपल समझने की कोशिश करें। कभी मैं 100 सीसी बाइक चलाता था, तो 100 सीसी बाइक में 1 लीटर पेट्रोल डालने से कितना किलोमीटर चलेगी? तय है। 100 सीसी बाइक का इंजन तय है, उस इंजन का कंजम्पशन और उसकी डिलीवरी तय है, तो 1 लीटर पेट्रोल में वो 80 किलोमीटर चलेगी, ये फिक्स है। आइडियल कंडीशन माने तो जब भी 1 लीटर डालेंगे तो 80 किलोमीटर चलेगी। तो इसका मतलब है कि एक लोहे के परमाणु में चूंकि अंशों की संख्या निश्चित है, इसलिए उनके ऊर्जित होने का स्वरूप हमेशा निश्चित है, इसलिए उसकी अभिव्यक्ति निश्चित है। उसको हम थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन ये समझ में आ गया कि किसी भी परमाणु में ऊर्जा को ग्रहण करने वाली चीज़ें अंश ही है, और अंशों की संख्या हमेशा निश्चित है, इसलिए उसके ऊर्जित होने का स्वरूप हमेशा निश्चित है, और उसकी निरंतरता भी है। और फाइनली मूल ऊर्जा में होने के कारण सभी इकाइयाँ पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित हैं। सभी इकाइयाँ पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित हैं। पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित होने का अर्थ व्यवस्था के अर्थ में ऊर्जित हैं। इसलिए हर इकाई
स्वयं में व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में बना ही रहता है। बात पहुंची? बोलूं? बोल के बताओ। लोहे के परमाणु की बात की कि लोहे के परमाणु के जितने भी अंश होते हैं वो अंश सभी अंश मूल ऊर्जा में ऊर्जित है ही। तो लोहे का एक परमाणु का जो भी इनटेक मतलब जो प्रभाव रहेगा मूल ऊर्जा का, वही दूसरे अणु में भी सेम रहेगा। तो उससे एक थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन बनता है कि जो भ्रमित मानव है उसका जो जीवन है उनके अंश और जागृत मानव के जीवन के अंश भी सेम ही है। तो ये जो व्यक्त होना है वो अलग कैसे होगा? बहुत बढ़िया, अच्छा सोच रहे, ऐसे ही सोचना चाहिए। अच्छा सोचा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये तो समझ में आ गया कि जिस तरह से मैं सोचता हूँ मेरे को सीक्वेंस से चलने दीजिए और आपका प्रश्न बनाए रखें, वो थोड़ी देर बाद आ जाएगा, है ना। सीक्वेंस टूटेगा नहीं तो बाकी लोग भी एक कंसंट्रेशन ब्रेक नहीं होगा। तो अब ये ध्यान में आ गया कि खाली स्थान ऊर्जा स्वरूप है, खाली स्थान स्वयं में पूर्ण है। पूर्ण में होने मात्र से भाई ये अंशों को कैसे समझ में आया कि तुम मिलके परमाणु हो जाओ? किसने इनको समझा दिया? ठीक, और पूरी सृष्टि में वैसे ही काम करता है। इसका मतलब है कि ये सहअस्तित्व का महिमा है कि सहअस्तित्व में व्यापक वस्तु अपने आप में पूर्ण है। पूर्ण में ऊर्जित होने के आधार पर हर इकाई पूर्णता के अर्थ में है। पूर्णता का अर्थ का मतलब व्यवस्था के अर्थ में गतित है और वो व्यवस्था को प्रकट करती है। इसलिए मानव के अलावा सभी इकाइयाँ अपने आचरण की निश्चितता को व्यक्त करती हैं, यही उनकी पूर्णता है। आचरण, निश्चित आचरण ही इकाई की पूर्णता का स्वरूप है? हाँ, बस अपनी प्रॉब्लम भी इतनी ही है। कभी मन में कुछ ख्याल आते हैं, कभी कुछ ख्याल आते हैं, मैं अच्छा सोच के करता हूँ, सामने वाला नाराज हो जाता है, मेरे को समझ में नहीं आता यार मैंने तो ठीक किया था, ये क्यों ऐसा हो गया? तो फिर मेरे को लगता है मेरी कुछ गलती है। तो ये मेरी जो बार बार मैं अधूरा सिद्ध होता हूँ, कभी मेरे को भय लगता है, कभी मेरे को चिंता होती है, कभी मेरे को लो फील होता है, ये जो सारा कुछ मेरे अपूर्णता के सिम्टम हैं, ये मेरे को स्वीकार नहीं है। तो फाइनली ये कह रहे हैं कि सृष्टि की सभी इकाइयाँ पूर्णता में गर्भित हैं, पूर्णता में ऊर्जित हैं, पूर्णता की ओर गतित हैं। पूर्णता की ओर गति ही व्यवस्था के स्वरूप में व्यक्त होता है और हर व्यवस्था अपनी पूर्णता के अर्थ में ही है। इसलिए हर इकाई स्वयं में व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में है। व्यवस्था में भागीदारी ही आचरण है। व्यवस्था में भागीदारी ही आचरण है। तो सृष्टि की तमाम इकाइयाँ इस बड़ी व्यवस्था के अर्थ में, पूरी कायनात जिसमें अनंत गैलेक्सी समा गई, जो कुछ भी जहाँ तक भी होगा, सृष्टि की सभी इकाइयाँ उस बड़ी व्यवस्था के अर्थ में स्वयं में व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में है। ये व्यवस्था में भागीदारी ही आचरण है। यदि आचरण की निरंतरता ही उसकी पूर्णता है। मानव के अलावा सभी इकाइयाँ अपनी पूर्णता के साथ हैं क्योंकि उनमें आचरण की निश्चितता है। मानव के आचरण की निश्चितता नहीं है, यही उसकी पीड़ा है, यही उसके दुख का कारण है। तो मानव का आचरण भी पूर्ण हो जाए। मानव के अलावा सभी इकाइयाँ बाय डिफॉल्ट अपने आचरण के साथ, उसको नाम मैकेनिकली बोलिए, एग्जिस्टेंशियली बोलिए, जो नाम देना है दे लीजिए, लेकिन जीवन में मैं में समझने की क्षमता है। ये समझ पूर्वक जिस व्यवस्था को जड़ संसार प्रकृति विधि से पहचानता है, उसी व्यवस्था को जीवन समझ पूर्वक पहचानता है, उसी के स्वरूप में हो जाता है। यही आचरण की निश्चितता है। काम उतना ही हो रहा है।
लेकिन उसको हम समझ के पहचानते हैं, वहाँ बाय नेचर हो रहा है। ये देखो, आप कहाँ से आए हो? इससे ये सिद्ध होता है, यदि हमारे पास कोई आसपास में पशु मानव है, उससे ये सिद्ध होता है कि उसके आसपास रहने वाले मानव अपूर्ण हैं, जो उसको आगे नहीं ले जा पा रहे हैं। माला तो आपके गले में ही रखूंगा। ऐसा आदमी जो खुद जो पशु मानव है वो पशु मानव ही रहना चाहता है, अगर उसकी लेकिन नहीं, मेरा कंटेंशन ये था कि हाँ। ये तो जागृति की तरह बाय डिफॉल्ट अंदर सेटिंग है, वहाँ तो जाना ही है ना, तो दूसरा उसके ऑप्शन तो है नहीं ना। कोई पशु मानव पशु नहीं रहना चाहता है, वो राक्षस मानव होना चाहता है, तो उसके पास ऑप्शन है ही नहीं है, वो क्या रहने का उसका ऑप्शन है, उसका एक उसके पास ऑप्शन है। मानव के पास, देखो सिंपल भाषा में बात करें, यदि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो कोई दूसरा आपको नियंत्रित करेगा या आप दूसरे को नियंत्रित कर सकते हो, दो ही ऑप्शन है, तो आप क्या चाहोगे? नियंत्रित होना चाहोगे कि नियंत्रित करना चाहोगे? करना चाहेंगे। तो हर पशु मानव कुछ समय के बाद राक्षस मानव हो जाता है, और हर पशु मानव जिसको हम कह रहे हैं, हर व्यक्ति अपने से कमजोर के लिए राक्षस मानव है, अपने से ताकतवर के लिए पशु मानव है। आपसे कोई कमजोर भी रहता है, आपसे कोई ताकतवर भी रहता है। जो आपसे ताकतवर है वो आपका शोषण करता है, जो आपसे कमजोर है आप उनका कर लेते हैं। ये तो सापेक्ष स्थितियां हैं, लेकिन कोई भी उन स्थितियों में खुश नहीं हो सकता है। फाइनली वो कोई रास्ता खोजता है, फिर वो ध्यान करे, वो उस दुख को भुलाने के लिए दारू पी ले, अलग अलग रास्ते राहत पाने के हो सकते हैं। फाइनली मुझको वो स्थिति तो स्वीकार नहीं, उसमें मैं खुश तो नहीं। हाँ, ये देखो, वो भी जो शोषण कर रहा था, वो पिछली बार यहाँ आया था, वो भी यही पूछ रहा था। इसको ऐसे हम समझ सकते हैं कि मानव पूर्णता को पाना चाहता है, तो दूसरी अर्थ में जो प्रकृति है वो भी पूर्णता को पाना चाहती है, इसीलिए जो भ्रमित मानव का ज्ञान अवस्था में होना जरूरी है। हाँ, इससे ये निकला कि सृष्टि, पूरी की पूरी सृष्टि पूर्णता में गर्भित है, ऊर्जित है, पूर्णता के अर्थ में प्रेरित है। ये पूर्णता के अर्थ में प्रेरित होना ही इस धरती को पदार्थावस्था के पूर्ण होने में 150 करोड़ साल की यात्रा लगी। इसी धरती को अपने में प्राणावस्था को प्रकट करने के लिए मान लो 100 करोड़ की यात्रा और लगी, और मान लो 100 करोड़ साल की यात्रा और जीवावस्था को प्रकट करने में लगी। तो इसका मतलब है कि ये सब कुछ फाइनली पूर्णता में है, इसलिए जर्रा जर्रा पूर्णता के अर्थ में है। इसलिए मानव के साथ भी वो सूत्र काम करता है। हर मानव जितने सुख के साथ जी रहा होता है, उससे अधिक सुख की कामना के साथ होता है। उसके बाद अपने को मोटिवेशन स्पीकर चाहिए। इतनी मोटिवेशन की व्यवस्था प्रकृति विधि से बनी हुई है। हर आदमी की पूंछ में आग लगी हुई है, वो सुख की तलाश में दौड़ेगा ही दौड़ेगा। तो हमको वो सुखी होने का रास्ता दिख जाए, स्वरूप दिख जाए, तो बार बार ये हवा भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोटिवेशन स्पीकर मतलब हवा भरने का जुगाड़, अगले दिन फिर निकल जाती है वो। तो मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है, मोटिवेशन तो प्रकृति विधि से हमारे को है ही है। ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता है कि हमारी वो स्थायी स्थिति बन जाए, इस बात की जरूरत है। जी आगे चलो, चलिए फिर से वहीं से शुरू करते हैं। तो ये व्यापक अपने आप में ऊर्जा स्वरूप है, व्यापक अपने आप में पूर्ण है। उसमें होने मात्र से यदि हम परमाणु को देख के समझ में आया,
कि परमाणु कई सारे अंशों का एक साथ होने का और एक व्यवस्था को व्यक्त करने का स्वरूप है। तो इसका अर्थ है कि ये मूल ऊर्जा का मतलब है पहला झटका, पहला धक्का किसने मारा। तो पहला धक्का कहाँ से मारा, जो भी उसमें है सभी धक्के के साथ ही, है ना। तो इसका अर्थ है कि कोई अंश अपने आप में अकेले नहीं मिलता, किसी परमाणु के स्वरूप में ही होता है। हम कह रहे हैं कि केंद्र में कुछ अंश हैं, उसका फिर एक परिवेश है, दूसरा परिवेश है, तीसरा परिवेश है, चौथा भी हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है। हाँ हाँ, जिसको हम साइंस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन वगैरह पढ़ते हैं, यहाँ पे इसको अंश बोल रहे हैं। तो ये भाषा ये प्रयोग कर रहे हैं, कुछ अंश केंद्र में रहते हैं, कुछ अंश बाहर घूमते हैं। तो सीधी सीधी भाषा हो गई। तो ये कुछ अंश, तो इसका अर्थ है कि छोटे से छोटा परमाणु एक केंद्र में है, एक बाहर चक्कर लगा रहा है। तो हम कहा कि तो मूल ऊर्जा में होने के कारण ये दो अंशों ने मिलके एक व्यवस्था के रूप में प्रकट किया। तो कैसा हो गया, इसी को कहा जड़ संसार उसको पाकर क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त होता है। तो क्रियाशीलता का मतलब है अंशों का मिलके परमाणु के रूप में व्यक्त होना, परमाणु का मिलके अणुओं के रूप में व्यक्त होना। तो इससे क्या समझ में आया, फंडामेंटल को पकड़ें, बेसिक को ध्यान से सुन लें। मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के आधार पर एक परमाणु अंश स्पिन मोशन करता हुआ रैंडम मोशन में है, व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति के साथ। फिर से रिपीट कर देता हूं, मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के आधार पर एक परमाणु अंश दूसरे को पहचानकर व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति के साथ है, क्योंकि वो पूर्णता में ऊर्जित है, पूर्णता के अर्थ में गतित है। पूर्णता के अर्थ में गतित होने का मतलब है वो दूसरे को पहचानकर व्यवस्था को व्यक्त करता है, ये उसके पूर्णता में ऊर्जित होने का मतलब है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, हर परमाणु अंश पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित है। हर परमाणु अंश पूर्णता के अर्थ में गतित है, वो पूर्णता को व्यक्त करने। तो जड़ परमाणु की पूर्णता किसी दूसरे परमाणु के साथ मिलकर अणु के रूप में फाइनली पदार्थ अवस्था के रूप में व्यक्त होती है। तो विकसित पदार्थ अवस्था के व्यक्त होने के लिए कितनी मात्रा में लोहा क्रिएट होगा, कितनी मात्रा में चांदी क्रिएट होगा, किस क्रम में क्रिएट होगा, ये सारा क्रम फाइनली विकसित पदार्थ अवस्था को व्यक्त करता है। और उसमें सभी की, है ना, सभी का उसमें एक दूसरे के साथ में जो भी उपयोगिता पूरकता है। तो मूल बात क्या कही, है ना, इसको बोला मूल चेष्टा। मूल चेष्टा का मतलब है मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के आधार पर परमाणु अंश व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति के साथ। हर परमाणु अंश व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति के साथ है, इसी को चुंबकीय बल कहा। ये बेसिक है ना, बेसिक को पकड़ के फिर हम आगे खींचेंगे, है ना। उसी तरह से फिर से रिपीट कर रहा हूं, मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के आधार पर परमाणु अंश पूर्णता में ऊर्जित है, इसलिए व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति के साथ। और उसकी व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति के साथ इसका प्रमाण क्या है, वो किसी परमाणु को पहचान कर व्यवस्था के रूप में व्यक्त हो जाता। तो हमको परमाणु देख के, हमने अंश नहीं देखा, परमाणु को देख के समझ में आता है ना, कि व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति के साथ। और यहाँ एक और अच्छी बात समझ सकते हैं, जब हम साइंस में पढ़ते थे तो हम पढ़ते थे कि परमाणु अंश स्पिन मोशन करता हुआ रैंडम मोशन में रहता है। रैंडम मोशन का मतलब क्या है, यदि परमाणु अंश स्पिन मोशन करता हुआ टेंजेंट हो जाए, सीधी गति में निकल जाए, अभी इसके लिए बहुत मुश्किल है किसी दूसरे परमाणु को पहचानना। तो रैंडम मोशन है कि पर्पसफुल मोशन है, उसके रैंडम मोशन में होने का पर्पस है ताकि वो दूसरे परमाणु को पहचान कर उसके साथ व्यवस्था में हो जाए। बढ़िया, ये ध्यान में आ गया। फिर से फाइनल स्टेटमेंट बोल रहा हूं, मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के आधार पे एक अंश व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति के साथ।
व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति का प्रमाण है कि वो दूसरे परमाणु के साथ व्यवस्था के रूप में व्यक्त हो गया है। उसी तरह से हर अनमैरिड व्यक्ति मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के आधार पर स्पिन मोशन करता हुआ व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति के साथ चारों तरफ देखते रहता है दूसरा पार्टिकल कहाँ है। स्पिन मोशन इसलिए करता है कि चारों तरफ देख सके, और जब भी कोई अनुकूल संयोग बनता है वो किसी एक को पहचान कर व्यवस्था के रूप में व्यक्त होता है। अब इसको व्यवस्था समझ में नहीं आई और अव्यवस्था ज़्यादा है तो कभी ये लिविंग में जाता है, कभी ये नैनो मैरिज करता है, कभी ये ओपन मैरिज करता है, कभी ये सिचुएशनशिप करता है। इतनी सारे वर्ड्स निकाल दिए हैं कि अपने आप में एक अलग डिक्शनरी हो गई। हाँ, ढूंढ रहा है, ढूंढते रहते हैं। कई लोग व्यवस्था में हो गए हैं, उनको पता नहीं है, उसके बाद भी ढूंढते रहते हैं। आप ऐसा मत सोचो मैं बीच बीच में मजाक करता हूँ, मैं सीरियस बात ही कह रहा हूँ ना, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मैं सीरियस बात ही कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, उसमें अपन थोड़ी बहुत हंस लेते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ही है। तो क्या समझ में आया? जड़ परमाणु या परमाणु अंश मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के साथ में व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति के साथ है और वो फाइनली व्यवस्था को व्यक्त करता है। मानव उसी मूल ऊर्जा में होने के साथ व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति के साथ है, लेकिन बिना समझ के उस व्यवस्था में नहीं हो पाता है। बस इतना ही अंतर है। हाँ, इसलिए उसका जिंदगी भर रैंडम ही रहता है। वो हमेशा व्यवस्थित होना चाहता है, लेकिन व्यवस्था की समझ नहीं है, तो कभी लगता है धन पाके व्यवस्थित हो जाऊंगा, कभी लगता है पद पाके हो जाऊंगा, कभी लगता है इसके साथ जी लूँ, कभी लगता है उसके साथ जी लूँ, कभी लगता है संन्यास ले लूँ, कभी लगता है कुछ कर लूँ। लगातार बदल बदल के देखते रहता हूँ। फाइनली मूल चीज़ वही है कि मैं व्यवस्थित होना चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, यहाँ तक आके गाड़ी अटकी है। व्यवस्था का स्वरूप नहीं है, इसलिए व्यवस्था की समझ नहीं है। इसलिए नागराज जी कह रहे हैं कि इस धरती पे पहली बार मानव के अध्ययन करने का एक बढ़िया लाइन उन्होंने बोला। मैंने कभी मेरी पुरानी डायरियों को कभी कभी पलट लेता हूँ। एक दो लाइनें हैं। आदर्शवाद को पूर्ण किया है, भौतिकवाद को शुद्ध किया है, ऐसा एक भाषा प्रयोग कहीं हुआ, बोलने में हुआ। तो उसका उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ईश्वर की हमने चर्चा की, लेकिन ईश्वर अध्ययन गम में नहीं हुआ। आत्मा की चर्चा किया, पर आत्मा अध्ययन गम में नहीं हुआ। ईश्वर और आत्मा और सहअस्तित्व व्यवस्था अध्ययन गम में हो गया, तो जो अपेक्षा आदर्शवाद में ईश्वर के स्वरूप में की गई, उसको पूर्णता मिली, उस प्रयास को पूर्णता मिली। और विज्ञान को शुद्ध किया है का मतलब है कि विज्ञान में पर्पस मिसिंग है। केवल स्ट्रक्चरल फंक्शनल की बात हो रही है, पर्पस मिसिंग है। तो पर्पस जुड़ जाने से विज्ञान का यह प्रयास सफल हो। तो विज्ञान के साथ में पर्पस जुड़ जाए और वहाँ जो सच्चाई है वो अध्ययन गम्य हो जाए, ऐसा दोनों की तरफ से। तो बहुत सारा अलग अलग जगह में अलग अलग तरह का भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, तो वो अपने आप में काफ़ी एक बढ़िया कनेक्ट करता है। ठीक हो गया? ब्रेक करने? चलिए, तो धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे। कितने बजे? कुछ सूचना है 2:30 बजे। हाँ जी, सुन लीजिए एक बार। 2 सूचना है।